So hi guys, I hope you all are doing well. Myself Sivikul Gupta. In this particular video, we are covering professional ethics. In just 1 hour वो ट्राई करेंगे 1.25 आवर तक पूरा पूरा अच्छे से कवर कर ले। सर इतने कम टाइम में पॉसिबल है क्या? अरे पॉसिबल है, लास्ट टाइम भी किया था, इस बार भी करेंगे, ठीक है सर। बट यहाँ पे हम ट्रिकी पॉइंट डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, पूरे पी का ओवरव्यू लेके चलेंगे, डिटेल्ड में डिस्कशन नहीं होगा। डिटेल्ड में डिस्कशन चाहिए तो मेरी ऑलरेडी पी की रिवीजन वीडियो अवेलेबल है, आप उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है सर। अब इसमें आपको कैसे इसको करना देखनी है, इस पर्टिकुलर लेक्चर को 1 आवर और 1.25 आवर का जो लेक्चर होगा इसको कैसे देखना है। देखो सबसे पहले आप पूरे लेक्चर को देखोगे, देन आप नोट्स को रीड करोगे। बीच में पॉज करके नोट्स को रीड करना, ऐसा मत करना। पूरे लेक्चर देखना फिर नोट्स को रीड करना। हाँ, बीच में ब्रेक चाहिए तो ब्रेक ले लेना, बट पूरे लेक्चर को देख के देन ही नोट्स को रीड करना। 1.5 डेज में तो ये काफी बेनिफिशियल रहने वाला है आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रोफेशनल एथिक्स। जब हम बात करते हैं तो हमने इसको 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया था। पार्ट 1 हमारा बेसिक था, पार्ट 2 हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस का था, पार्ट 3 हमारे शेड्यूल्स के रिगार्डिंग था, पार्ट 4 हमारा काउंसिल जनरल गाइडलाइंस के रिस्पेक्ट में था। टोटल कितने पार्ट थे सर? 4। पार्ट 1 हम बेसिक देखते थे, पार्ट 2 में सीओपी ले लिया आपने तो उसके बारे में देखेंगे, पार्ट 3 में शेड्यूल टू द एक्ट देखते थे जहां पे हम 34 क्लॉजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, और पार्ट 4 जहां पे हम काउंसिल जनरल गाइडलाइंस और रीसेंट डिसीजन जो होते हैं एथिकल बोर्ड ऑफ स्टैंडर्ड्स के उसको डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 1। पार्ट 1 मैं आपको यहीं से ही करा देता हूं, मैं वहां पे नोट्स को आपको ओपन करना है तो ओपन कर लेना। जब हम बात करते हैं तो पार्ट 1 में बेसिक की बात होती है, बेसिक के अंदर आते हैं हमारे फंडामेंटल्स। सर कितने फंडामेंटल्स है? सर हमारे 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। कौन कौन से? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी। जिसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या बोलता है कि आपने जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करी है, चाहे क्लाइंट से करी, चाहे कोई अदर एम्प्लॉयर से की है, उस केस के अंदर आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ क्लाइंट, बट आपको सर्टेन सर्कमस्टेंसेस दिए गए थे जहां पे आप डिस्क्लोज कर सकते हो। कहां पे डिस्क्लोज कर सकते हैं सर? डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, ठीक है सर। या फिर यहां पे आपका प्रोफेशनल ड्यूटी आ गई या राइट टू डिस्क्लोज आ गया, उस केस के अंदर आप डिस्क्लोज कर सकते हो। या फिर लॉ ने परमिट कर दिया और क्लाइंट ने ऑथराइज कर दिया, जब मियां बीवी राजी तो क्या दिक्कत है भैया, हम तो डिस्क्लोज करके चलेंगे। बट सर आपने बोला अभी प्रोफेशनल ड्यूटी आ गई या फिर आपका राइट टू डिस्क्लोज है, सर वो कौन कौन से केसेस के अंदर आ सकता है? जैसे आपका पीयर रिव्यू हो गया, क्वालिटी रिव्यू हो गया, जैसे आपका यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या था, आपका इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी आ गई या फिर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी ने आपसे इंफॉर्मेशन मांगा तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, या फिर आपका टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड आ रहा है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, या फिर अपने प्रोफेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर आपने डिस्क्लोज कर दिया तो वहां पे भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। ये हमारे 5 प्रिंसिपल्स थे। इसके बाद आते हैं इसको रिस्पेक्ट में 5 थ्रेट्स। 5 प्रिंसिपल्स का आपको कंप्लाई करना है, उसको कंप्लाई करोगे तो आपके कुछ थ्रेट क्रिएट होंगे। कितने सर? 5 थ्रेट क्रिएट होंगे। कौन कौन से? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, आपका फैमिलिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, जिसके अंदर आपको सारे थ्रेट्स को एक बार देखना है, उसके एग्जांपल्स को रीड करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं से भी एमसीक्यू बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। फिर भी मैं आपको एक लिंक करा देता हूं फैमिलिटी थ्रेट को SQC1 से। SQC1 के अंदर हम देखते थे सर एंगेजमेंट पार्टनर को रोटेट करना पड़ेगा आफ्टर अ प्री डिफाइंड पीरियड। कितना था सर वो पीरियड? 7 ईयर्स। 7 ईयर्स तक ये एक क्लाइंट पे रह सकता है, उसके बाद उसको रोटेट कराना पड़ेगा इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी जिसकी आप ऑडिट कर रहे हो उसमें, क्योंकि वहां पे फैमिलिटी थ्रेट क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है सर। हमारे 5 थ्रेट्स हो गए। इसके थ्रेट्स को रिड्यूस भी तो करना पड़ेगा, जब भी तो आप कंप्लाई कर पाओगे। इसके रिस्पेक्ट में आप सेफगार्ड्स लगाते हो। देखो 5 फंडामेंटल, उसके रिस्पेक्ट में 5 थ्रेट क्रिएट हो सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट में आप सेफगार्ड्स लगाओगे। कितने सर? 5 सेफगार्ड्स लगाएंगे। कौन कौन से? मेरे साथ बोलो सर। या तो मैं एडिशनल टाइम या क्वालिफाइड पर्सनल को डिवोट कर लूंगा, उससे थ्रेट मिटिगेट नहीं होते, तो एक काम करूंगा, एक रिव्यूअर को बुला के लेके आऊंगा जो मेरे एंगेजमेंट टीम का पार्ट नहीं बनेगा, उससे रिव्यू करूंगा। सर उससे भी कुछ नहीं होता, एक काम करो, डिफरेंट पार्टनर को बुला के लेके आओ, उससे बोलो भैया नॉन एश्योरेंस सर्विसेज तू परफॉर्म कर ले, ठीक है सर। सर इससे भी मिटिगेट नहीं हो रहा, अब एक काम कर, डिफरेंट फर्म को ही बुला ला, डिफरेंट फर्म को ही बुला के लेके आ और उससे बोल भैया पार्ट ऑफ एंगेजमेंट तुम परफॉर्म कर लो। और इन सब चीजों के रिस्पेक्ट में आपको सेपरेट करके रखनी पड़ेगी टीम, जहां पे भी कॉन्फिडेंशियल नेचर की कॉन्फिडेंशियल मैटर्स के रिस्पेक्ट में आप डील करोगे तो वहां पे सेपरेट करके रखोगे। तो ये आपके 5 फंडामेंटल थे, 5 थ्रेट्स थे, 5 सेफगार्ड्स थे। फिर आता है हमारा नोक्लार। नोक्लार की सर एप्लीकेबिलिटी बताओ कब हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। नोक्लार क्या होता है सर? नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन, ठीक है सर। एप्लीकेबिलिटी कब होगी सर? एप्लीकेबिलिटी अगर आप इन सर्विस में हो और आप कोई KMPO या फिर डायरेक्टर या फिर सीनियर एम्प्लॉय किसी लिस्टेड एंटिटी के अंदर
तो आपके ऊपर नो क्लार एप्लीकेबल हो जाएगा। सर मैं तो सर्विस में नहीं हूं, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूं। प्रैक्टिस कर रहे हो भैया, आप ऑडिट करने जाओगे? यस सर मैं ऑडिट करने जाऊंगा। लिस्टेड एंटिटी को ऑडिट करने जाओगे? यस सर मैं लिस्टेड एंटिटी को ऑडिट करने जाऊंगा। तो देखो नेटवर्क 250 सीआर या उससे ज्यादा है तो आपके ऊपर नो क्लार एप्लीकेबल हो जाएगा। लिस्टेड एंटिटी केस के अंदर आप ऑडिट करने जा रहे हो तब। सर नो क्लार हमारे पर्सनल मिसकंडक्ट पे लगता है या ऑर्गेनाइजेशन के मिसकंडक्ट पे लगेगा? ऑर्गेनाइजेशन के मिसकंडक्ट पे लगता है, पर्सनल मिसकंडक्ट पे नहीं लगेगा। जब हम बात करते हैं स्टेप टू रिस्पॉन्ड, सर कब रिस्पॉन्ड करेंगे, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, स्टेप्स क्या है नो क्लार के रिस्पेक्ट में? तो यहां पे बोला गया सबसे पहले आप खुद अंडरस्टैंडिंग लो। सर मैंने अंडरस्टैंडिंग ले ली, उसके बाद में उस मैटर को एड्रेस करो। सेकंड स्टेप क्या है, आपको एड्रेस करना है उस मैटर को। थर्ड स्टेप सीख करो एडवाइस। फोर्थ स्टेप क्या है, आप डिटरमाइन करो कि फर्दर एक्शन लेने की नीड है या नहीं है। फिफ्थ स्टेप क्या है, आप एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को डिटरमाइन करो। सिक्स्थ स्टेप में आप इमिटेंट ब्रीच के बारे में देखो। सेवंथ स्टेप में आप डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करोगे। तो दीज आर द 7 स्टेप्स। ठीक है सर। फिर आता है हमारा मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट। जब हम बात करते हैं मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट की, इट मींस आपके पास दो मेंबरशिप होती है। एक आता है आपका एसोसिएट, एक आपका आता है फेलो। एसोसिएट मींस आप जैसे ही सीए बन जाते हो तो आपको एसोसिएट मेंबरशिप दी जाती है, छोटे मोटे मेंबर बोला जाता है। एफसीए कब बनते हैं सर, फेलो मेंबर कब बनते हैं? जब आप सीए आईपी में हो, इन इंडिया प्रैक्टिस कर रहे हो, 5 इयर्स तक कंटिन्यूअस हो गए तो आपको एफसीए बोला जाएगा, फेलो मेंबर क्राइटेरिया दे दिया जाएगा। ठीक है सर। इसके अलावा सर मैंने सीए आईपी तो नहीं हूं बट इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस है सीए आईपी के जितना 5 ईयर का, तो भी आपको फेलो मेंबर मान लिया जाएगा। ठीक है सर। डिसेबिलिटीज की बात करेंगे सेक्शन 8 की, तो सर डिसेबिलिटीज कब कब आएगी एक बार मुझे बता दीजिए। जैसे ही आप 21 एज अभी तक अटेंड नहीं करी तो आप डिसेबल हो जाओगे, आप मेंबर नहीं बन सकते। सेकंड केस कब आ सकता है, जब आप अनसाउंड माइंड हो तो आप डिसेबल हो जाओगे, या फिर आप अनडिस्चार्ज इंसोलेंट हो तो डिसेबल हो जाओगे। सर अनडिस्चार्ज तो नहीं, मैं डिस्चार्ज हो गया इंसोल्वेंट, फिर भी मैंने कोर्ट से अभी तक सर्टिफिकेट ऑब्टेन नहीं किया कि जो भी इंसोल्वेंसी हुई थी वो ड्यू टू मिसफॉर्चून हुई थी, तो आप गिल्टी हो जाओगे। कोर्ट ने कॉन्विक्ट कर दिया तो आप गिल्टी हो जाओगे। बट ध्यान रखना, अगर सीजी ने पार्डन कर दिया आपको या आपकी डिसेबिलिटी को रिमूव कर दिया तो उस केस के अंदर आप एलिजिबल हो, आप मेंबर बन सकते हो। या फिर आपने किसी भी क्लोजेस के अंदर मिसकंडक्ट कर दिया तो आप गिल्टी हो जाओगे, उस केस के अंदर आप डिसेबल हो जाओगे सेक्शन 8 के अंदर। सर मुझे ये बताओ मेरा नेम रिमूव कब हो सकता है रजिस्ट्रार से? तो देखो रजिस्टर से आपका नेम कब रिमूव हो सकता है, जब आपने फी पे ही नहीं करी तो ऐसे बोलेगा भाई फी पे नहीं करा, नाम हटा दो इसका। आप ऊपर पहुंच गए, टपक गए ऊपर, तो उस केस के अंदर आपका नेम हटा दिया जाएगा। इसके अलावा आप खुद गए आईसीए के पास, अरे मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मेंबरशिप, रखो अपने पास, आईसीए आपका नेम हटा देगा। इसके अलावा आप डिसेबल हो गए, सेक्शन 8 की डिसेबिलिटीज आ गई तो आपका नेम हट सकता है। ठीक है सर। सर हट गया तो रिस्टोर कब होगा? रिस्टोर कैसे होगा, जैसे आपने फी पे नहीं की थी, आपका नेम हटा दिया, फी पे करोगे आपका नेम रिस्टोर हो जाएगा। सर अगर कोई हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से या कोई एपेलेट अथॉरिटी के ऑर्डर की वजह से या कोई डिसिप्लिन के ऑर्डर की वजह से मेरे नेम रिमूव हुआ था तो उन्हीं ऑर्डर की वजह से आपका नेम रिस्टोर होगा, वही जब वहां से जब ऑर्डर पास होगा। सर पेनल्टी ऑफ फॉल्स क्लेमिंग टू बी अ मेंबर क्या है? जब भी आप आईसीए के मेंबर नहीं हो फिर भी आप बोल रहे हो मैं आईसीए के मेंबर हूं और सीए डेजिग्नेशन यूज कर रहे हो, या फिर आप आईसीए के तो मेंबर हो फिर आपने सीओपी ऑब्टेन नहीं कर रखी फिर भी आप बोल रहे हो मैंने सीओपी ऑब्टेन कर रखी, आप प्रैक्टिस में हो ऐसा बोल रहे हो, तो उस केस के अंदर भैया आपके बहुत बड़ा फाइन लगने वाला है, रुपए का फाइन जो आपके स्टाइपेंड से भी कम है। और सेकंड कन्विक्शन करी तो आपको मुफ्त का खाना मिलेगा। कितने महीने तक के लिए? सर 6 मंथ के लिए मुझे मुफ्त का खाना मिलेगा और आपको 5,000 रुपए जुर्माना लग सकता है। ठीक है सर। ये पूरा हमारा बेसिक था। अब फटाफट इसको देख लेते हैं। जब हम बेसिक की बात कर रहे थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल देखा, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी। फिर इसके बाद आए हम यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सर अगर मुझे एडवर्टीजमेंट करनी है किसी भी पर्पस के रिस्पेक्ट में और आपको पता नहीं है कि इससे मिसकंडक्ट होगा नहीं होगा, तो एक काम करो उससे कंसल्ट कर लो। किससे? एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड से एक बार कंसल्ट करके रखना। जब आप फंडामेंटल प्रिंसिपल का कंप्लाई करोगे तो थ्रेट क्रिएट होंगे। यस सर, ये सारे आपके थ्रेट हो जाएंगे। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फैमिलिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट। इनके रिस्पेक्ट में आप सेफगार्ड्स लगाओगे तो ये सारे सेफगार्ड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नॉन कंप्लायंस के रिस्पेक्ट में हमने एप्लीकेबिलिटी देख ली थी, सर्विस के केस में, प्रैक्टिस के केस में क्या एप्लीकेबिलिटी होगी। स्टेप्स में आप अंडरस्टैंडिंग खुद लोगे, एड्रेस करोगे, इस मैटर को सीख करोगे, एडवाइस, फर्दर एक्शंस को डिटरमाइन करोगे, फिर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को डिस्क्लोज करने के रिगार्डिंग डिटरमाइन करोगे, इमिटेंट ब्रीच क्या, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ये आपका पूरा स्टेप्स होगा। नोक्लार और एसए 250 का जस्ट आप एक बार रीड कर लेना जो भी डिफरेंस है। मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट की बात करें तो एक आपका एसोसिएट, एक फेलो मेंबर होता है। डिसेबिलिटीज के रिगार्डिंग हमने देखा। रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम द मेंबर, कब कब आपका नेम रिमूव हो सकता है वो सारे हमने देखा। रिस्टोर कब होगा वो भी हमने देख लिया। पेनल्टी फॉर फॉल्स क्लेमिंग टू बी अ मेंबर, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आता है हमारा पार्ट 2। जब आपने सीओपी ऑब्टेन कर लिया तो हम आपको क्या बोलते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस। तो उस केस के अंदर आपके कुछ पॉइंट्स है जो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। क्या क्या पॉइंट्स है सर? एक तो काउंसिल का काफी अच्छा व्यू है, काफी इंपॉर्टेंट व्यू है। क्या इंपॉर्टेंट व्यू है सर? जैसे ही आप मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट बन जाते हो देन यू आर बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ सीए एक्ट एंड रेगुलेशन, आप उसके बाउंड हो जाओगे। इट मींस अगर आप एज ए सीए अपीयर हो गए इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में या कोई वेरियस अथॉरिटीज के पास
एज ए सीए अपीयर हो चुके हो तो आप किसी और कैपेसिटी में अपीयर नहीं हो सकते, फिर तो आपको एज ए सीए ही अपीयर होना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, सर मैं एज ए सीए इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में अपीयर हो चुका हूं, अब मैं सस्पेंड हो गया, मैंने कुछ मिसकंडक्ट कर दिया था, मैं सस्पेंड हो गया, अब मैं सोच रहा हूं एज ए एडवोकेट अपीयर हो जाऊं, चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। उस केस के अंदर आप एज ए एडवोकेट अपीयर नहीं हो सकते। इसको रीड कर लेना, यहां से अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है सर। फिर कैंसिलेशन एंड रिस्टोरेशन बिल्कुल सेम टू सेम है, मेंबरशिप जैसे ही, एक बार आप रीड कर लेना। इंपॉर्टेंट आता है मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस, जिसको हम 2-2 की सर्विसेज भी बोलते हैं। इसके अंदर कब कब आपको डीम टू बी इन प्रैक्टिस माना जाएगा? अगर आप ये काम भी करोगे तो हम आपको डीम टू बी प्रैक्टिस मान के चलेंगे। जैसे अगर आप आर्म फोर्सेस में सर्व करके आ रहे हो तो उस केस के अंदर हम आपको डीम टू बी प्रैक्टिस मान के चलेंगे, या फिर आप सीए फर्म के अंदर आप अपना जॉब कर रहे हो तो हम आपको डीम टू बी प्रैक्टिस मान के चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड पर्पस के लिए, वो भी ट्रेनिंग ऑफ आर्टिकल असिस्टेंट के लिए। इसके अलावा इसके अंदर आपका कवर होता है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज। अगर आप ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे तो भी हम आपको डीम टू बी इन प्रैक्टिस मान के चलेंगे, वो उस केस के अंदर आपका कोई भी मिसकंडक्ट नहीं होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं 2 to 4 की सर्विसेज। सर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंदर क्या क्या आता है? जैसे आपके बड़े बड़े काम हो गए, बिजनेस पॉलिसी, कॉर्पोरेट प्लानिंग, या फिर आपका प्लानिंग से रिलेटेड वर्क, मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्क, अकाउंटिंग से रिलेटेड वर्क, या कोस्टिंग से रिलेटेड वर्क, कोई भी होगा उसके रिस्पेक्ट में वो हमारा मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज का पार्ट बनता है, और वो आपके लिए डीम टू बी इन प्रैक्टिस माना जाता है। इसके अलावा आप रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हो, बजट प्रिपेयर कर सकते हो, स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है सर? पर्सनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की सर्विसेज आप प्रोवाइड करा लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। एज ए सीआईपी अगर आप पर्सनल रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की सर्विसेज दे रहे हो, कंडक्ट कर रहे हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम सब अलाउ किया गया है। वेजेस इंसेंटिव प्लान भी आप सेटअप कर सकते हो, एग्जीक्यूटिव इंसेंटिव प्लान भी आप सेटअप कर सकते हो, पेरोल से रिलेटेड भी सर्विस दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी ऑडिट कर सकते हो, वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं एक्ट कर सकता हूं क्या रजिस्टर्ड वैल्यूअर? यस, आप एक्ट कर सकते हो एज ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट आपको एक चीज ध्यान रखना है, एज पर द कंपनीज एक्ट ही कर सकते हो आप, जिसमें शेयर्स एंड वैल्यूएशन, शेयर्स एंड बिजनेस की वैल्यूएशन के बारे में बोला गया है। सर प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यूएशन कभी भी नहीं कर सकते, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सर मैं एडवाइजर और कंसल्टेंट एक्ट कर सकता हूं क्या? देखो ज्ञान चाहे जितना देना चाहो दे दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ज्ञान देना मतलब मैं कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, एडवाइस दे रहा हूं, वो आपको अलाउ किया गया है टू एन इशू ऑफ सिक्योरिटीज के रिस्पेक्ट में। इट मींस ड्राफ्ट कर रहे हो प्रोस्पेक्टस, उससे रिगार्डिंग आप कंसल्टेशन दो, एडवाइस करो, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर और अंडरराइटर के रिगार्डिंग भी आप एडवाइस कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट क्या सर मैं खुद वो सर्विसेज प्रोवाइड करा सकता हूं क्या? कौन कौन सी? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, अंडरराइटिंग सर्विसेज, ब्रोकिंग सर्विसेज, वो नहीं करा सकते। बट हाँ आप उसके रिस्पेक्ट में एडवाइस और कंसल्ट कर सकते हो, बट आप वो खुद वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसके अलावा सर मैं एक्ट एज ए रजिस्ट्रार टू एन इशू ऑफ सिक्योरिटी कर सकता हूं। यस, आप एक्ट कर सकते हो एज ए रजिस्ट्रार टू एन इशू ऑफ सिक्योरिटी। सर मैं रिकवरी कंसल्टेंट एक्ट कर सकता हूं। यस, आप रिकवरी कंसल्टेंट एक्ट कर सकते हो। कंसल्टेंट इट मींस आप ज्ञान देने वाले हो, वहां पे काम कर सकते हो। बट क्या सर मैं रिकवरी एजेंट वाला काम कर सकता हूं क्या? कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है सर। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के थ्रू भी आप एक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप एज ए आईपी एक्ट करोगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी आपको अलाउ की गई। फिर इसी के अंदर आता है रेगुलेशन 191। रेगुलेशन 191 आपको डायरेक्ट बोलता है कि भैया आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टैक्स और अदर मैटर्स के रिस्पेक्ट में, या फिर आप एज ए लिक्विडेटर, या फिर आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर, आर्बिट्रेटर, रिसीवर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टैक्स और फाइनेंस मैटर, टेक्स अप अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट, एक्ट एज ए सेक्रेटरी, इन सब केसेस के अंदर हम आपको डीम टू बी इन प्रैक्टिस मानेंगे। जब आप अगर ये सारे एक्ट कर रहे हो एज ए प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर, तो हम आपको क्या मान के चलेंगे? डीम टू बी इन प्रैक्टिस मान के चलेंगे। बट ध्यान रखना सैलरी कम फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। अगर सैलरी कम फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर हम आपको डीम टू बी प्रैक्टिस ना मान के एम्प्लॉयमेंट मान के चलेंगे। फिर इसके अंदर काफी सारी बेसिक चीज आ जाती है, जस्ट आप रीड कर लेना कौन आपका प्रैक्टिस के अंदर आ सकता है। एलएलपी आ सकता है, सी कंपनी आ सकती है, नहीं आ सकती, वो एक बार जस्ट आप रीड कर लेना। इंपॉर्टेंट आता है आपका ब्रांच ऑफिस। व्हाट इज ब्रांच ऑफिस? जब आपके एक से ज्यादा ऑफिसेज होते हैं तो आपको सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर रखना पड़ेगा, वो भी आईसीआई का मेंबर होना चाहिए ईच ऑफिसेज पे। सर कब सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर माना जाता है? जब आप 182 डेज से ज्यादा एक ऑफिस पे हो तो हम उसको सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर मान के चलते हैं। और सर कौन हो सकता है ये सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर? या तो आपका पार्टनर हो सकता है, या फिर आपका पेड असिस्टेंट हो सकता है। इट मींस फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट सर जो हिमाचल में रहते हैं ना, उनको एग्जाम्पशन दे दी गई कि भैया आप टेंपरेरी बेसिस पे प्लेन एरियाज के अंदर 3 मंथ के लिए, ध्यान से 3 मंथ के लिए आप अपना ऑफिस ओपन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। टेंपरेरी ऑफिस जब भी ओपन होगा आप उसके ऊपर नेम प्लेट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही टेंपरेरी ऑफिस क्लोज होगा वहां पे आपका नेम बोर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। रेगुलर ऑफिस क्लोज करने की नीड नहीं है। जब भी आप ओपन करोगे, क्लोज करोगे टेंपरेरी ऑफिस को, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको आईसीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, और अपने जो टेंपरेरी ऑफिस का एड्रेस होगा वो कभी भी आप लेटर हेड प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट पे मेंशन करके नहीं चलोगे। फिर ठीक है सर। सर मुझे ये डाउट आया, मेरे खुद के घर के अंदर 3 फर्म है, मेरे खुद के घर के अंदर
3 ऑफिसेज है उसी फर्म के। अब एक बात बताओ, अब मेरे को वहां पे क्या सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर रखना पड़ेगा? नहीं, आईसीआई ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करो, अगर आपके 2 ऑफिसेज है, सेकंड ऑफिस अगर आपका सेम प्रीमाइज में, कोई सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर रखने की नीड नहीं है। सर अगर मेरा सेकंड ऑफिस सेम सिटी के अंदर है तो भी आपको सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर रखने की नीड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा सर जो मेरा सेकंड ऑफिस है वो फर्स्ट ऑफिस जिस सिटी के अंदर है उसकी जो म्युनिसिपल लिमिट है वहां से 50 किलोमीटर के अंदर अंदर है, तो उस केस के अंदर भी आपको एग्जम्पशन दे दी गई, सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर रखने की नीड नहीं है। सर जब बात आती है नेम बोर्ड की, सर मैं अपने रेसिडेंस के बाहर नेम बोर्ड लगा सकता हूं, आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे आपका नेम आ सकता है, सीए डेजिग्नेशन आ सकती है। क्या सर मैं फर्म का नेम बोर्ड रेसिडेंस के बाहर लगा सकता हूं? कभी भी नहीं लगा सकते, ये आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आप गिल्टी हो जाओगे। कहां पे होंगे? ये होंगे हम क्लोज 6 या 7 के अंदर गिल्टी हो जाएंगे। जब हम बात करते हैं केवाईसी नॉर्म्स के रिगार्डिंग, तो आपको केवाईसी लेनी पड़ती है, चाहे आप छोटे छोटा काम क्यों ना करो, चाहे आप बड़े से बड़े काम क्यों ना करो, तो हर क्लाइंट से आप बेसिक केवाईसी तो लेके रहोगे। ये आपका पूरा पूरा पार्ट 2 था। पार्ट 2 के रिगार्डिंग मैं एक बार वापस आपको बता देता हूं, सीओपी के रिगार्डिंग। जब भी आप सीओपी होल्ड करते हैं तो आपका काउंसिल का एक व्यू है, जब भी आप मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट बन जाते हो, यू आर बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट एंड इट्स रेगुलेशन। ठीक है सर, कैंसिलेशन रिस्टोरेशन काफी बेसिक है। मेंबर डीम टू विन प्रैक्टिस की बात करते हैं, डीम टू विन प्रैक्टिस हमारे 2 की सर्विसेज के अंदर आता है, जहां पे आर्म फोर्सेस के रिगार्डिंग देखा कि आपको डीम टू विन प्रैक्टिस माना जाएगा। अगर आप कोई सीए फर्म के अंदर काम कर रहे हो तो आपको लिमिटेड पर्पस के लिए डीम टू विन प्रैक्टिस माना जाएगा। फिर हमने देखा मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, जहां पे हमने देखा 2 to 4 की सर्विसेज, वो भी आपकी डीम टू विन प्रैक्टिस का पार्ट बनता है। जैसे बड़े बड़े काम हो गए आपके, या फिर प्लानिंग से रिलेटेड काम हो गया, मैनेजमेंट से रिलेटेड काम हो गया, कॉस्टिंग से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड काम हो गया, या फिर आप बजट प्रिपेयर कर रहे हो, स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो, वो सब चीज आपको अलाउ की गई। पर्सनल रिक्रूटमेंट सर्विसेज आपको अलाउ की गई, आप वहां पे कंडक्ट करा सकते हो ट्रेनिंग, कोई दिक्कत नहीं है। आप वेजेस इंसेंटिव प्लान भी कर सकते हो, आप एक्ट कर सकते हो एज ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो भी शेयर्स एंड बिजनेस के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, ना कि प्लांट एंड मशीनरी के रिस्पेक्ट में। ठीक है सर, इसके अलावा आप एडवाइस कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। रिकवरी कंसल्टेंट का काम कर सकते हो बैंकिंग सेक्टर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। अब आते हैं हमारा यहाँ पे पार्ट 3, जो हमारे क्या है सर, हमारे हम आते हैं शेड्यूल्स। जब हम शेड्यूल्स की बात करेंगे, शेड्यूल है, एक आज शेड्यूल 1, एक आएगा हमारा शेड्यूल 2, दोनों को मिला के हमारे टोटल 34 क्लोजेज हैं। जब हम बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल, इसके अंदर 4 पार्ट आते हैं, सेकंड शेड्यूल के अंदर 3 पार्ट आते हैं। दोनों पार्ट के अंदर एक हमारा अदर मिसकंडक्ट है, वो भी कौन सा? लास्ट पार्ट हमारा हमेशा अदर मिसकंडक्ट होगा। इट मींस फर्स्ट क्लोज का पार्ट 4 और सेकंड क्लोज का पार्ट 3 हमारा अदर मिसकंडक्ट का होगा। वो दोनों सीए पे एप्लीकेबल होगा, चाहे वो प्रैक्टिस में हो चाहे आप सर्विस में हो, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है सर, इसके अलावा सारे आपके प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होंगे। एक बार इस फटाफट स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल की, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर 4 पार्ट है। पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 एप्लीकेबल होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस के ऊपर। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। कब गिल्टी हो जाओगे सर? यहाँ पे आपके 12 क्लोजेस है। कौन कौन से क्लोजेस है? क्लोज 1, जैसे ही आपने किसी भी पर्सन को अलाउ किया खुद के नेम पे, फर्म के नेम पे प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप हो जाओगे गिल्टी, अनलेस सच अदर पर्सन इज चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एंड पार्टनर और एम्प्लॉय। ध्यान से देखना, आप सीएआईपी तो होनी चाहिए, फिर उसके अलावा आप पार्टनर या एम्प्लॉय में से कोई एक भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट सीएआईपी होना जरूरी है, अदरवाइज आप क्लोज 1 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 2, पे करा, अलाउ टू पे करा, एग्री टू पे करा। क्या सर? शेयर, कमीशन, ब्रोकरेज। किस में से? सर मेरी फी में से, प्रॉफिट में से, जो मैंने प्रोफेशनल बिजनेस में से कमाया है उसमें से आपने शेयर, कमीशन, ब्रोकरेज देने की कोशिश करी। किसको? किसी भी पर्सन को। किस लिए? सर फॉर द पर्पस ऑफ रेंडरिंग प्रोफेशनल सर्विसेज, फॉर द पर्पस ऑफ रेंडरिंग प्रोफेशनल सर्विसेज टाइम टू टाइम इन और आउटसाइड इंडिया, तो आप हो जाओगे गिल्टी। बट ध्यान रखें, आप किसी पर्सन को दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर, कमीशन, ब्रोकरेज कौन कौन से पर्सन को दे सकते हैं? सर मैं अपने कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे सकता हूं, यस आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने पार्टनर को, यस आप पार्टनर को दे सकते हो। आप अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर को दे सकते हो, रिटायर्ड पार्टनर को दे सकते हो, या फिर कोई एक मेंबर है कोई दूसरी प्रोफेशनल बॉडी का। सर कौन सी प्रोफेशनल बॉडी जो आपके रेगुलेशन 53A के अंदर बताई गई है उसकी मेंबर हो, तो उसके साथ भी शेयर, कमीशन, ब्रोकरेज पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज किसी और पर्सन के साथ आपने पे करा तो क्लोज 2 के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। सर रेगुलेशन 53A बोलता क्या है? रेगुलेशन 53A के अंदर आपके कौन कौन से प्रोफेशनल बॉडी आते हैं? देखो, अगर आप सीए नहीं करते तो क्या करता है सर? मैं छोटे मोटे काम करता, कौन से? सीएस का काम कर लेता, सीएमए का काम कर लेता। सर वो भी नहीं करता तो सर मेरे कॉमर्स के अंदर एमबीए बचता है, एडवोकेट बचता है, वो सारी चीज आपके यहाँ पे कवर हो जाएगी। सर अगर मैं कॉमर्स नहीं लेता तो साइंस लेता, साइंस के अंदर बीटेक कर लेता, आर्किटेक्ट कर लेता, या फिर आर्किटेक्ट के अलावा मैं इंजीनियर बन जाता, इंजीनियर के अलावा एक्चुअरी बन जाता। तो ये सारी चीजें आपके यहाँ पे कवर हो जाते हैं। इंजीनियर और बीटेक दोनों अलग अलग होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये सारे आपके क्लोज 2 का पार्ट था। इसी के अंदर एक और पॉइंट है सर, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में मुझे कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट कहां पे सबमिट कराना पड़ता है? सर स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट कराना पड़ता है एज ए एडमिन एक्सपेंसेस। तो क्या वहां पे मैं गिल्टी हो जाऊंगा क्लोज 2 के अंदर? नहीं, आप गिल्टी नहीं होगे, वहां पे आपको एग्जम्पशन दे दी गई, उस केस के अंदर आप सबमिट कर सकते हो, कोई दिक्कत
नहीं है। इसके अलावा शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड सेल ऑफ गुडविल जस्ट आप एक बार रीड कर लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ चुका है क्लोज 2 से May 25 के अंदर, यहां पे आने की चांसेस कम है, जस्ट एक बार रीड कर लेना। जब आते हैं हम क्लोज 3, इट मींस अगर आपने सेकंड में पे कर रहे हो, थर्ड में आप एक्सेप्ट भी तो कर सकते हो, जब शेयर कमीशन ब्रोकरेज दे सकते हो तो ले भी सकते हो। यस सर, इसलिए एक्सेप्ट और एग्री टू एक्सेप्ट, ध्यान से कीवर्ड है पार्ट ऑफ प्रॉफिट। अगर आपने एक्सेप्ट कराया, एग्री टू एक्सेप्ट भी किया, पार्ट ऑफ प्रॉफिट किसका सर? मेरे प्रोफेशनल वर्क का। किससे एक्सेप्ट कर रहे हो सर? जो चार्टेड अकाउंटेंट नहीं है, who is not a member of institute। अगर आप सीए से ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अदर देन सीए से ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आप क्लोज 3 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। सर ये क्या बात हुई? जब मैं शेयर कमीशन ब्रोकरेज एमबीए को दे सकता हूं, एडवोकेट को दे सकता हूं, तो उनसे ले भी सकता हूं ना? यस, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए नीचे बोला गया फ्रॉम एंटरिंग इनटू प्रॉफिट शेयरिंग और अदर सिमिलर अरेंजमेंट इंक्लूडिंग रिसीविंग एनी शेयर कमीशन ब्रोकरेज इन द फी विद अ मेंबर ऑफ सच प्रोफेशनल बॉडी। आप रेगुलेशन 53A वाले जो प्रोफेशनल बॉडी है उनके जो मेंबर्स हैं उनसे भी आप ले सकते हो शेयर कमीशन ब्रोकरेज, उनके साथ अरेंजमेंट के अंदर भी एंटर हो सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये पूरा पूरा आपका क्लोज 3 कहता है। क्लोज 4 पे आते हैं। क्लोज 4 क्या बोलते हैं? आप पार्टनरशिप के अंदर आ ही नहीं सकते, आप पार्टनरशिप के अंदर आ ही नहीं सकते। इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया आप कभी भी एंटर नहीं हो सकते किसी भी पर्सन के साथ। बट सर किसी के साथ तो आ सकता हूं ना? यस, आप किसी के साथ आ सकते हो, अनलेस सच पर्सन इज अ चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। खाली सीए भी नहीं होना चाहिए, सीए आईपी होना चाहिए, उनके साथ आप प्रैक्टिस के अंदर आ सकते हो। इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल बॉडी के, किसी और प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हो, सर कौन सी प्रोफेशनल बॉडी? अरे वही रेगुलेशन 53A वाली, उसी के मेंबर हो, तो उसके इसके अंदर भी आप पार्टनरशिप में उनके साथ आ सकते हो। बट ध्यान रखना, उसके अंदर हम छोटे मोटे पर्सन के साथ पार्टनरशिप में नहीं आएंगे। सर छोटे मोटे पर्सन कौन हो सकते हैं? जैसे आपका एमबीए वाला दोस्त हो गया या फिर बीटेक वाला दोस्त हो गया, उनके साथ अगर आप पार्टनरशिप में आओगे तो आप गिल्टी हो जाओगे क्लोज 4 के अंदर, उनके साथ आप पार्टनरशिप में नहीं आ सकते। सर बीटेक हमारे इंजीनियर से अलग होता है क्या? यस सर, आप इंजीनियर के साथ पार्टनरशिप में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट बीटेक के साथ नहीं आ सकते। बीटेक को है ना रजिस्टर कराना पड़ता है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में, देन वो इंजीनियर माना जाता है। सो इसलिए बीटेक के साथ और आप एमबीए के साथ कभी भी पार्टनरशिप में नहीं आ सकते, उसके अलावा आप पार्टनरशिप में आ सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है। इंक्लूडिंग आर रेसिडेंट हु बट फॉर हिज रेसिडेंस abroad would be entitled to register as a member or whose qualification as recognized by the CG, उनके साथ भी आप पार्टनरशिप में आ सकते हो, अदरवाइज आप क्लोज 4 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। सर इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर मैं पार्टनरशिप में आ रहा हूं, सीएआईपी के साथ पार्टनरशिप में आ रहा हूं, या मैं कोई दूसरे पर्सन के साथ पार्टनरशिप में आ रहा हूं, मान के चलो मैं आ रहा हूं के साथ पार्टनरशिप में अलाउड है, बट हम दोनों मिलके कमर्शियल वर्क कर रहे हैं, प्रोफेशनल वर्क नहीं कर रहे, कोई कमर्शियल वर्क कर रहे हैं, तो क्या गिल्टी होगा? यस, आप गिल्टी हो जाओगे क्लोज 4 के अंदर, क्योंकि आप पार्टनरशिप में आए, और उसके साथ साथ आप क्लोज 11 के अंदर भी गिल्टी हो जाओगे, क्योंकि क्लोज 11 का आप दूसरा बिजनेस कर रहे हो एज ए सीआईपी होके, तो वहां पे आप गिल्टी हो जाओगे। ठीक है सर। फिर क्लोज 5 जस्ट आप रीड कर लेना। क्लोज 6 मैं कराता हूं। क्लोज 6 क्या कहता है? अगर आपने सोलिसिट करा प्रोफेशनल वर्क डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरव्यू, तो आप हो जाओगे गिल्टी। ध्यान से सुनो, सोलिसिट करते हो प्रोफेशनल वर्क को या क्लाइंट को, कैसे सर? सर्कुलर के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, पर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू, पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू, या फिर आपके पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरव्यू के थ्रू, या फिर कोई और अदर मीन के थ्रू, तो आप क्लोज 6 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। बट यहां पे आपको एक्सेप्शन दे दी गई, किस चीज की सर? अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हो टेंडर्स का, आप रिस्पॉन्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सिक्योर करना है वर्क, इन्वाइट करना है, रिक्वेस्ट करना है वर्क फ्रॉम अनदर चार्टेड अकाउंटेंट प्रैक्टिस, तो भी वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर आपने बोला भी मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूं टेंडर्स के केस में, तो वहां पे आपके कुछ कंडीशंस है। देखो, अगर आपके पास कोई टेंडर आया, आप देखो उसके अंदर एरिया एक्सक्लूसिव फॉर सीए है क्या? यस सर, अगर एरिया एक्सक्लूसिव फॉर सीए है तो उसके अंदर मिनिमम फी प्रिस्क्राइब होनी चाहिए। सर मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम से नहीं चलेगा, मिनिमम फी प्रिस्क्राइब होनी चाहिए। अगर मिनिमम फी प्रिस्क्राइब नहीं है तो आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। उस केस के अंदर आपको ध्यान रखना है। सर अगर एरिया एक्सक्लूसिव फॉर सीए नहीं है, इट मींस कोई भी आपका उसके अंदर टेंडर के अंदर फाइल कर सकता है, ऐसा काम है, तो उस केस के अंदर भैया सारे केसेस के अंदर आपको अलाउ कर दिया गया, चाहे मिनिमम फी प्रिस्क्राइब हो चाहे ना हो तो भी चल जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है एरिया एक्सक्लूसिव फॉर सीए क्या होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सर, जैसे कोई इंटरनल ऑडिटर चाहिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनल ऑडिटर चाहिए, उसने टेंडर निकाले। सर अब इंटरनल ऑडिटर तो कोई भी काम कर सकता है, सीए भी कर सकता है, अदर देन सीए भी कर सकता है, यस सर, बट उन्होंने टेंडर जो निकाले वो ओनली फॉर सीए के लिए थे। तो सर ये एरिया एक्सक्लूसिव फॉर सीए है या नहीं है? सर एरिया तो एक्सक्लूसिव फॉर सीए नहीं है, एरिया तो एक्सक्लूसिव फॉर सीए नहीं है, बट यस सर टेंडर एक्सक्लूसिव फॉर सीए। तो सर इस केस के अंदर मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूं, नहीं कर सकता? आपको देखने की जरूरत नहीं मिनिमम फी प्रिस्क्राइब है या नहीं, कोई भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे एरिया एक्सक्लूसिव फॉर सीए नहीं है। हमें एरिया देखना पड़ेगा जिस रिलेटेड, जिस पर्टिकुलर
काम से रिलेटेड है, वो काम देखो आप एरिया एक्सक्लूसिव फॉर सीए है नहीं है, टेंडर से हमें मतलब नहीं है, इसलिए इस केस के अंदर एरिया एक्सक्लूसिव फॉर सीए नहीं है, यहां पे आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो चाहे मिनिमम फी प्रिस्क्राइब ना हो। ठीक है सर, आप सिक्योरिटी डिपॉजिट और अर्नेस्ट डिपॉजिट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आते हैं कुछ कुछ पॉइंट, एक एक पॉइंट को फटाफट डिस्कस करते हैं सर। कोचिंग और टीचिंग एक्टिविटीज का मैं एडवर्टीजमेंट कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकते, आपको डायरेक्ट मना कर दिया गया। सर जब बात आती है एडवर्टीजमेंट एंड नोट इन प्रेस, तो आपको परमिट नहीं किया गया, परमिट नहीं किया गया कि टू सर्कुलेट लेटर टू द पॉसिबल क्लाइंट, आप पॉसिबल क्लाइंट को अपने लेटर्स को सर्कुलेट करके नहीं चलोगे। बट इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन दे दिया गया सर, अगर मेरी पार्टनरशिप के अंदर चेंज हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, या फिर टेलीफोन नंबर चेंज हो रहा है, एड्रेस चेंज हो रहा है, उस केस के अंदर आप बेयर फैक्ट लिख सकते हो न्यूज़पेपर के अंदर। वो भी कौन से न्यूज़पेपर के अंदर? जिस एरिया के अंदर आपकी फर्म स्टेब्लिश है उस केस के अंदर ही, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही आप वहां पे क्या कर सकते हो, मिनिमम फैक्ट को लिख सकते हो। ठीक है सर। सर आते हैं यहां पे जर्नल एंड न्यूज लेटर ऑफ आईसीआई, आप जर्नल एंड न्यूज लेटर ऑफ आईसीआई की रिगार्डिंग वहां पे लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। आप वहां पे अपना क्लासिफाइड ऐड दे सकते हो, वहां पे अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर जब बात आती है रिक्रूटमेंट स्टाफ की, अपने ऑफिस के रिक्रूटमेंट स्टाफ के रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट वेल नोन फर्म को यूज मत करना। सर मैं क्लाइंट के स्टाफ के रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट कर सकता हूं क्या? यस आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं एक्ट कर रहा हूं एज ए ट्रस्टी लिक्विडेटर रिसीवर, तो मैं वहां पे सेल ऑफ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट कर सकता हूं। यस आप कर सकते हो, क्योंकि आप एक्ट किसी और कैपेसिटी के अंदर कर रहे हो। तो इन सब केसेस के अंदर एडवर्टीजमेंट अलाउ किया गया, बाकी सारे केसेस के अंदर एडवर्टीजमेंट अलाउ नहीं किया गया। ठीक है सर। फिर आता है आपका सिल्वर, गोल्डन, प्लेटिनम एंड सैनिटरी सेलिब्रेशन। सर अगर इन चीजों का मैं एडवर्टीजमेंट कर सकता हूं कि आपको मना कर दिया गया? हाँ, आप न्यूज़पेपर या न्यूज लेटर के अंदर बेयर फैक्ट लिख सकते हो कि आपका ये सेलिब्रेशन है, बट वहां पे आपको बिल्कुल आप एडवर्टीजमेंट करके नहीं चलोगे। जब बात आती है ग्रीटिंग कार्ड्स और इन्विटेशन, तो यहां पे आपको कुछ चीजें अलाउ की गई कि आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट यूज कर सकते हो उन ग्रीटिंग कार्ड्स और इन्विटेशन के अंदर। आप अपनी फर्म का नेम मेंशन कर सकते हो, आप खुद के नेम के साथ सीए लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो ग्रीटिंग कार्ड्स किसको भेजोगे? सर मैं क्लाइंट को भेज सकता हूं, अपने फ्रेंड्स को भेज सकता हूं, अपने रिलेटिव को भेज सकता हूं, इन्हीं को भेज सकते हो, ध्यान रखना। इसके अलावा सर किस चीज के रिस्पेक्ट में भेज सकता हूं? रिलीजियस सेरेमनी के रिस्पेक्ट में, मैरिज के रिस्पेक्ट में, या फिर ऑफिस इनॉग्रेशन के रिस्पेक्ट में। सर मैं अपने पार्टनर, उसके क्लाइंट, मैं अपने पार्टनर के क्लाइंट को भेज सकता हूं क्या इनविटेशन कार्ड? नहीं भेज सकते, आपको ध्यान रखना है। उस केस के अंदर आप वहां पे डिस्क्लोज करोगे तो क्लोज 6 के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। सिर्फ और सिर्फ अपने पर्टिकुलर क्लाइंट को ही भेज सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, फर्म का नेम आ रहा है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फर्म का नेम किसी किसी जगह ही आया है। जैसे आपका बुक्स, आर्टिकल और प्रेजेंटेशन यहाँ पे आप पब्लिश कर रहे हो तो उस केस के अंदर खुद का नाम डाल सकते हो, सीए डाल सकते हो, फर्म का नेम लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। बट आप प्रोफेशनल अटेनमेंट्स के रिगार्डिंग वहां पे एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे आपका फर्म का नेम आ रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सर एम्पेनलमेंट फॉर अलॉटमेंट ऑफ प्रोफेशनल वर्क, इस केस के अंदर सर मैं एप्लीकेशन दे सकता हूं। यस आप एप्लीकेशन दे सकते हो, बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपकी नॉलेज के अंदर पहले से ही होना चाहिए। सर मुझे नहीं पता ऐसा कोई एम्पेनलमेंट है, फिर भी मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट कर रहा हूं अगर कोई ऐसा एम्पेनलमेंट है तो आप मुझे रजिस्टर कर लो, तो आप गिल्टी हो जाओगे। आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि ऐसा कोई एम्पेनलमेंट है तो ही आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरा नेम भी वहां पे ऐड कर दो। ध्यान रखना, रोविंग इंक्वायरीज आप कभी भी नहीं करोगे। सर स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज के रिगार्डिंग बोला जाता है तो आप कोई भी इवेंट और कोई भी आप पर्टिकुलर स्पॉन्सर नहीं कर सकते इवेंट के रिगार्डिंग। ठीक है सर। बट सर जब बात आती है आईसीआई की इवेंट्स की, आईसीआई बोलती है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आईसीआई बोलती है कि आओ हमारी प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट के जो भी इवेंट्स है आप उसको स्पॉन्सर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी सीपीई की। सर मैं सीएसआर एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहा हूं तो उसके अंदर स्पॉन्सर कर रहा हूं तो कर सकते हो, बट वहां पे आप सीए यूज कर सकते हो, कभी भी फर्म का नेम और सीए लोगो कभी भी यूज करके नहीं चलोगे। ठीक है सर। इसके अलावा काफी बेसिक है, जस्ट आप रीड कर लेना। जब आते हैं हम सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 के रिप्रेजेंटेशन पे, जब भी आपको निकाला जाता है तो आप एक रिप्रेजेंटेशन लेटर देते हो सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 के अंदर, किसको? जो एजीएम के अंदर शेयर होल्डर्स के सामने रीड होते हैं। वो आपका डिग्निफाइड मैनर में होना चाहिए, उसके अंदर आप ये बताओगे आपने कैसे इंडिपेंडेंटली वर्क करा। आप वहां पे सोलिसिट नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि मुझे वापस अपॉइंट कर लो, ऐसा काम नहीं करोगे। एजुकेशनल वीडियोस आप अपलोड कर सकते हो, बट वहां पे आपको कोई सीए फर्म का रेफरेंस नहीं देना, कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं देनी, वेबसाइट एड्रेस नहीं देना। आप पब्लिक इंटरव्यूज दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं एडवर्टीजमेंट कर सकता हूं बॉक्स नंबर ऑफ न्यूज़पेपर के अंदर, कभी भी नहीं कर सकते, आपको मना कर दिया। टेलीविजन और मूवी क्रेडिट में आपका नेम आ सकता है, आपकी फर्म का नेम भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो प्रोमिनेंट मैनर में नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। कोई बड़े बड़े नाम नहीं आने चाहिए, आप सबके छोटे छोटे नाम आ रहे हैं, आपके बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके रिगार्डिंग आपको एग्जाम्पल जस्ट एक बार रीड करना है। फिर आता है हमारा वेबसाइट गाइडलाइंस। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको नहीं बताया गया। वेबसाइट गाइडलाइंस का क्या होता है, आप खुद के हिसाब से स्टैंडर्ड फॉर्मेट ले सकते हो। बट सर क्या मैं यहां पे सर्कुलेट कर सकता हूं ईमेल के थ्रू अपने क्लाइंट्स को, कोई प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को या कोई
दूसरे पर्सन को कि भैया हमारी ऐसे कोई फर्म में ईमेल के थ्रू आप सेंड कर रहे हो, ऐसा काम आप नहीं करोगे। सेकंड, आप पुल मॉडल पे रखोगे ना कि पुश मॉडल पे। ध्यान रखना, पुश मॉडल पे नहीं होना चाहिए, पुल मॉडल पे आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। आप अपने प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट लेटर हेड पर डाल सकते हो वेबसाइट, कोई भी दिक्कत नहीं है। सर वेबसाइट के अंदर क्या क्या आएगा, वो बेसिक इन्फो आएगी, आप वो सारी चीजें एक बार रीड कर लेना। बट क्या सर मैं क्लाइंट की इन्फो डाल सकता हूं, क्लाइंट की फी डाल सकता हूं, कितने में चार्ज करूं? नहीं डाल सकते, आपको मना कर दिया गया। बट अगर रेगुलेटर ने आपसे बोला गया कि आपको डालना पड़ेगा तो आप डालोगे, और नीचे इटैलिक वर्ड के अंदर आप लिखोगे किस रेगुलेटर ने ऐसा बोला है, किस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के तौर पे ये बोला गया है, तो आप उसका रेफरेंस देकर चलोगे। ठीक है सर। इसके अलावा सर पासपोर्ट साइज फोटो मैं डिस्प्ले कर सकता हूं। सर क्या मुझे अवार्ड रिसीव हुआ है उसकी फोटो डाल सकता हूं? आप वो फोटो नहीं डाल सकते। आप चैट रूम फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हो, एजुकेशनल वीडियो डाल सकते हो, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हो, अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट डाल सकते हो, आईसीआई की साइट डालना चाहते हो, रीजनल ऑफिस की साइट डालना चाहते हो, वो सब चीज आपको अलाउ किया गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसी के अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सर मैं मुझे एनुअल बेसिस पे आईसीआई को फॉर्म के अंदर फिल करना पड़ेगा मेरा वेबसाइट एड्रेस क्या है। बट सर जैसे ही मैंने वेबसाइट बनाई तो क्या मुझे आईसीआई को इंटीमेट करना पड़ेगा क्या? कोई भी इंटीमेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यस, एनुअल बेसिस पे आपको आईसीआई को वेबसाइट एड्रेस बताना है, वो भी जो भी आप एनुअल बेसिस पे एनुअल फॉर्म फिल करते हो उसके अंदर बताना पड़ेगा। अदरवाइज आपको कोई भी इंटीमेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है सर। जब बात आती है सर ऑनलाइन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पर आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट आपको ध्यान रखना है, ना ही फर्म का नेम, ना ही सीए सफिक्स, ना ही कॉन्टैक्ट एड्रेस, कुछ भी आप प्रोवाइड नहीं करोगे उसके ऊपर। सर जब बात आती है टेलीफोन और अदर डायरेक्टरीज की, मैं अपना नेम पब्लिश करा सकता हूं, यस आप पब्लिश करा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी इस केस के अंदर। क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी जब भी आप पब्लिश करा रहे हो? एक तो अल्फाबेटिकल मैनर में होना चाहिए, सीए की कैटेगरी में आपका नेम आना चाहिए। वो जो भी टेलीफोन डायरेक्टरी वो सारे सीए के लिए ओपन होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ओपन नहीं होनी चाहिए। जिस एरिया में आपकी फर्म स्टेब्लिश है उसी एरिया की टेलीफोन डायरेक्टरीज में आप रजिस्टर कराओगे। साथ साथ ट्रेड और सोशल डायरेक्टरीज में भी आप अपना नेम इंक्लूड करा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। सर जब बात आती है ऑनलाइन एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर की, इसके रिगार्डिंग सर हम रजिस्टर हो सकते हैं, इस पे कभी भी आप रजिस्टर नहीं हो सकते, साफ साफ मना कर दिया। जैसे अर्बन क्लैप है वहां पे आप रजिस्टर नहीं हो सकते। इसी के अलावा यहां पे एक और क्वेश्चन बनता है सर, एक आता है जीईएम पोर्टल। जीईएम पोर्टल क्या होता है सर? ये हमारा गवर्नमेंट का पोर्टल, गवर्नमेंट पोर्टल क्या है? जब गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बना रखा है, वहां पे काफी सारे सीए रजिस्टर्ड है। आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कोई सर्विसेज चाहिए सीए से रिस्पेक्ट में, तो वो पोर्टल से जाके उनसे सीए से सर्विस ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर यहाँ पे ये ऑनलाइन एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर का पार्ट बनेगा क्या? नहीं, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर का पार्ट नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? पोर्टल है वो कोई थर्ड पर्सन नहीं चला रहा, गवर्नमेंट ही चला रही है, और गवर्नमेंट ही वहां से सर्विसेज ले रही है, इसलिए वहां पे आपको अलाउ कर दिया गया, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ऑनलाइन एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर नहीं है। ठीक है सर। अब आते हैं हम क्लोज 7 के अंदर। जब हम क्लोज 7 की बात करें, इट मींस आप एडवर्टाइजमेंट करोगे प्रोफेशनल अटेनमेंट्स का, तो आप गिल्टी हो जाओगे। या फिर आपने अदर देन सीए कोई डेजिग्नेशन यूज करी एज ए सीए आईपी रहते हुए, तो आप गिल्टी हो जाएंगे कि प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, साइन बोर्ड या कहीं और पे आपने अदर डेजिग्नेशन यूज करी, तो आप गिल्टी हो जाओगे। recognized by the degree of university established by the law recognized by the central government, उस केस के अंदर अलाउड है, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं किया गया। सर मैं एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूं राइटअप के थ्रू, यस आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो वो सारी चीजें आप लिख सकते हो। ठीक है सर। बट एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। क्या क्या चीजें? एक तो आपको एग्जीग्रेटेड क्लेम नहीं देना। ठीक है सर। टेस्टिमोनियल्स और एंडोर्समेंट के रिगार्डिंग कुछ भी चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको जो अवार्ड मिला, आपकी जो अचीवमेंट्स है, वो भी आप कभी भी मेंशन करके नहीं चलोगे। बट इसी के अंदर एक एक्सेप्शन दे दिया गया, अगर आपको अवार्ड रिसीव होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से या फिर रेगुलेटरी बॉडी से, उसको आप प्रेजेंट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, वहां पे कोई इशू नहीं होगा। आप मोनोग्राम यूज नहीं कर सकते, मेंबरशिप नंबर आपको मेंशन करके चलना पड़ेगा, फॉन्ट साइज आपका 14 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर जब बात आती है डेट ऑफ सेटिंग ऑफ प्रैक्टिस, तो आप अपने लेटर हेड पे लिख के कभी भी नहीं चलोगे। करते हैं मर्चेंट बैंकर और एडवाइजर टू एन इशू। आपने कोई एडवाइस करी किसी कंपनी को, किसके रिस्पेक्ट में? फॉर द प्रोस्पेक्टस के रिस्पेक्ट में। तो उन्होंने क्या करा, आपका नेम प्रोस्पेक्टस के अंदर डाल दिया कि ये हमारा मर्चेंट बैंकर है या ये एडवाइजर टू एन इशू है, ऐसा आपकी हेडिंग लिख के आपका नेम डाल दिया। तो क्या सर मैं डेजिग्नेशन यूज कर सकता हूं मर्चेंट बैंकर या एडवाइजर टू एन इशू? कभी भी आप डेजिग्नेशन यूज करके नहीं चल सकते। सर मैं म्युनिसिपल काउंसिलर हूं, या फिर मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, या फिर कोई पोजीशन होल्ड करता हूं किसी क्लब के अंदर, तो मैं उसकी डेजिग्नेशन यूज कर सकता हूं? कभी भी यूज नहीं कर सकते एज ए सीआईपी रहते हुए। सर मैं सीएस सीए में इनकी डेजिग्नेशन यूज कर सकता हूं? आप नहीं कर सकते, आपको साफ साफ मना कर दिया गया। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, आईटी कंसल्टेंट, ये सारी डेजिग्नेशन आप यूज करके नहीं चल सकते। किसी किसी के साथ एमओयू भी है, बाहर की जो इंस्टीट्यूट है उसके साथ आईसीआई का एमओयू है, जैसे आपका सीपीए आयरलैंड हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ सीए इन इंग्लैंड एंड वेल्स हो गया, साउथ अफ्रीका इंस्टीट्यूट हो गया, तो इनके साथ एमओयू है, इनके आप लेटर्स तो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, इनिशियल यूज कर सकता हूं क्या? कभी भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं है, इसलिए यहां पे आप इनके इनिशियल को यूज करना मना कर दिया गया। सर मैं एज ए सीए भी प्रैक्टिस कर रहा हूं, सीएस और एडवोकेट भी प्रैक्टिस कर सकता हूं क्या? आप कर सकते हो, अगर सामने वाली पार्टी ने आपको अलाउ किया गया है, सामने वाली प्रोफेशनल बॉडी ने आपको अलाउ किया है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बट आपको एक चीज ध्यान रखना है, हम दोनों केसेस में आपको फुल टाइम प्रैक्टिस मान के चलेंगे, बट आपको एक टाइम पे एक ही डेजिग्नेशन यूज करनी है, दोनों को साइमल्टेनियसली यूज करके नहीं चलना। सर मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रजिस्टर्ड वैल्यूअर अपने प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट पे डाल सकता हूं क्या? यस, आपको अलाउ किया गया, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रजिस्टर्ड वैल्यूअर अपने डॉक्यूमेंट पे डाल दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ये सारे बेसिक जस्ट आप रीड कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप अपीयर हो सकते हो, लेक्चर दे सकते हो, वहां पर अपना नाम और अपनी फर्म का नेम भी लिख सकते हो, ध्यान से अपनी फर्म का नेम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल क्वालिफिकेशन भी मेंशन कर सकते हो, बट वो सिर्फ और सिर्फ उस स्पेसिफिक लेक्चर के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। ठीक है सर। इसके बाद आता है सर सेमिनार्स और ट्रेनिंग मैं ऑर्गेनाइज करा रहा हूं, तो वहां पे अपने क्लाइंट को, अपने स्टाफ को बुला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सर, जब बात आती है पब्लिक अनाउंसमेंट विद द डिटेल ऑफ सीए एज ए डायरेक्टर, मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर भी हूं, सीए आईपी भी हूं, तो उस केस के अंदर वो कंपनी क्या कर रही है, प्रोस्पेक्टस का कोई डॉक्यूमेंट लेकर आ रही है, कोई पब्लिक अनाउंसमेंट कर रही है, उसके अंदर उन्होंने डाला डायरेक्टर का नाम, मेरा नाम डाला, सीए डाला, कोई दिक्कत नहीं है इतने में। बट अगर वो मेरी स्पेशल एक्सपीरियंस लिख रहे हैं, क्वालिफिकेशन लिख रहे हैं, तो वहां पे मैं गिल्टी हो जाऊंगा। इसलिए एज ए सीए जो आप डायरेक्टर हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करके रखो कि ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन डालोगे पहले एक बार मुझसे वेरीफाई करके चलना। ठीक है सर। सर कोई भी लोगो मोनोग्राम यूज कर सकता हूं, आपको मना कर दिया गया, कोई भी लोगो आप यूज नहीं कर सकते, मोनोग्राम यूज नहीं कर सकते। सर मेरा जो ये ऑफिस है, इसके यहाँ पे मैं आईसीआई का लोगो लगा सकता हूं, वो चील वाला नहीं लगा सकते, आपको साफ साफ मना कर दिया गया। सर क्यूआर कोड में प्रिंट कर सकता हूं, यस आप क्यूआर कोड प्रिंट कर सकते हो अपने विजिटिंग कार्ड पे, कोई भी दिक्कत नहीं है। सर मैं अपने पर्सनल लेटर हेड पे सारी फर्म का नेम लिख सकता हूं जिसमें मैं पार्टनर हूं, यस आप लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये पूरा पूरा आपका क्लोज 7 तक कंप्लीट हुआ। अब आता है क्लोज 8। जब हम क्लोज 8 की बात करते हैं, इट मींस अगर आपने एक्सेप्ट करा, पहली बार आप पोजीशन एक्सेप्ट कर रहे हो एज ए ऑडिटर, जो पहले किसी और प्रीवियस ऑडिटर के पास थी, तो आपको प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर आपने विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग विद हिम इन राइटिंग नहीं किया, तो आप क्लोज 8 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। फर्स्ट आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, देन ही आप एक्सेप्ट कर सकते हो। अब इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप तक आपको पता नहीं होगा, क्या सर, कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, इसके अंदर अगर आपने कंसेंट दिया अपॉइंटमेंट के रेस्पेक्ट में, कम्युनिकेटिंग विद द प्रीवियस ऑडिटर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो हम सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर जो कंसेंट दे रहे हैं, वो एलिजिबिलिटी की कंसेंट दे रहे हैं कि वी आर एलिजिबल, हम कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है आपकी कंपनी का ऑडिटर एक्सेप्ट करने के रिगार्डिंग, हम एलिजिबल हैं। उसकी एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग आप कंसेंट दे रहे हो, यहां पे आपने एक्सेप्ट करके नहीं चला, तो आपको ध्यान रखना है कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर आप कंसेंट फॉर एलिजिबिलिटी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है विदाउट द प्रीवियस ऑडिटर। बट याद रहे, जब आप एक्सेप्टेंस दोगे उससे पहले आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सर क्यों कम्युनिकेट करना पड़ता है प्रीवियस ऑडिटर से, जिससे आपको पता लग जाए कहीं सेक्शन 139 140 का नॉन कंप्लायंस तो नहीं, कहीं कोई अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी पेंडिंग तो नहीं, कहीं कोई क्वालिफाइड ओपिनियन तो इशू नहीं किया था प्रीवियस ईयर में, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है सर। सर अगर क्वालिफाइड ओपिनियन इशू किया है प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ऑडिटर ने, तो आप देखो प्रीवियस ऑडिटर का जो जस्टिफिकेशन है वो वैलिड था या नहीं था। सर अगर वैलिड नहीं था तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, अगर आपको लगता है प्रीवियस ऑडिटर का जो जस्टिफिकेशन है क्वालिफाइड ओपिनियन का वो वैलिड है, तो उस केस के अंदर भैया आप गिल्टी हो जाओगे। अगर आपने एक्सेप्ट किया तो उस केस के अंदर आप एक्सेप्ट करके नहीं चलोगे। बट सर एक बात बताओ, अगर सेक्शन 139 140 का नॉन कंप्लायंस था तो भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या मैं क्लोज 8 के अंदर गिल्टी होऊंगा क्या? नहीं, उस केस के अंदर आप क्लोज 9 के अंदर गिल्टी होगे। सर कोई अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी पेंडिंग थी, फिर भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो उस केस के अंदर क्लोज 8 के अंदर गिल्टी होगा क्या? नहीं, उस केस के अंदर आप क्लोज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर गिल्टी होगे, जो कि हम आगे जाके वो डिस्कस करेंगे। इसी के अंदर सर अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी की बात करिए, तो सर अगर कोई अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी पेंडिंग है बट वो सिक यूनिट है, तो उस केस के अंदर आप एक्सेप्ट करोगे, कोई भी आपकी मिसकंडक्ट नहीं होगा, उस केस के अंदर आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है सर। इसी के अंदर आपका पॉजिटिव एविडेंस भी होना चाहिए। आप कम्युनिकेट कर रहे हो, प्रीवियस ऑडिटर्स कम्युनिकेट करो, बट आपके पास पॉजिटिव एविडेंस होना चाहिए। अगर उससे कम्युनिकेशन नहीं हो पाया तो देखो, मैंने ईमेल पे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करी, उसने ईमेल पे रिप्लाई कर दिया, ठीक है आपके पास प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर मैंने ईमेल पे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करी, उससे कोई रिप्लाई नहीं आया, तो हम इसको ऐसा नहीं मानेंगे कि आपने कम्युनिकेशन करने की कोशिश करी। आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही सेंड करना पड़ेगा। इट मींस रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए आपके पास, रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू, उसी के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो। हम ये मान के नहीं चलेंगे सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग नोट कंसीडर्ड एज ए वैलिड, आपने जस्ट लेटर को पोस्ट कर दिया तो हम उसको वैलिड मान के नहीं चलेंगे। सर अगर उसका प्रीमाइज लोक मिला तो हम डीम टू बी एक्सेप्टेड मान के चलेंगे, उससे कम्युनिकेट कर लिया। सर अगर उसका एड्रेस ही नहीं मिला तो उस केस के अंदर फॉर्म मिली नहीं उस एड्रेस पे, तो उसको भी हम क्या मान के चलते हैं, डीम टू बी डिलीवर्ड मान के चलेंगे। बट सर इसके अंदर एक पॉइंट आता है गवर्नमेंट ऑडिट के रिस्पेक्ट में।
सर गवर्नमेंट ऑडिट के रिस्पेक्ट में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम प्रीवियस ऑडिटर के रिप्लाई का वेट करें। उस केस के अंदर आप कंडीशनल एक्सेप्टेंस देके एक्सेप्ट कर सकते हो और बोल सकते हो फाइनल एक्सेप्टेंस तभी दोगे जब आपको प्रीवियस ऑडिटर से रिप्लाई रिसीव हो जाएगा, उसको कंसीडर करने के बाद आप फाइनल एक्सेप्टेंस दोगे, इसलिए आप कंडीशनल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो। इसके अंदर ये सारे बेसिक पॉइंटेज एक बार आप रीड कर लेना। सर अगर कोई अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी पेंडिंग है बट मैं कंपनी से बोल रहा हूं भैया तुम पे क्यों नहीं करे, कंपनी बोली भाई सामने वाला प्रीवियस ऑडिटर अवेलेबल ही नहीं है, आप तो पे करना चाहते हैं, उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट इशू करवा सकते हो कंपनी से। कंपनी एक काम करो, प्रीवियस ऑडिटर के रिस्पेक्ट में आप एक डिमांड ड्राफ्ट इशू कर दो, उसको मैं वेरीफाई करके एक्सेप्ट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आता है आपका क्लोज 9। क्लोज 9 क्या बोलता है, अगर आपने एक्सेप्ट करा, अगर आपने एक्सेप्ट करा एज ए अपॉइंटमेंट एज ए ऑडिटर, जहां पे आपने सेक्शन 139 140 का नॉन कंप्लायंस किया, उस केस के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे, क्योंकि आपको वेरीफाई करना पड़ेगा सबसे पहले कि सेक्शन 139 140 का नॉन कंप्लायंस है या नहीं है। सर मैं मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लूंगा, चल जाएगा? नहीं चलेगा, आपको खुद ही वेरीफाई करके चलना पड़ेगा। इसलिए एक्सेप्ट एन अपॉइंटमेंट एज ए ऑडिटर विदाउट फर्स्ट असर्टेनिंग फ्रॉम इट वेदर रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 139 140 कंप्लाई हुआ नहीं हुआ, तो आप गिल्टी हो जाओगे क्लोज 9 के अंदर। इसके में अंदर ईएसबी की गाइडलाइंस है जिसको आप अच्छे से रीड करके चलना। फिर आता है क्लोज 10। क्लोज 10 क्या बोलते हैं, अगर आपने चार्ज करा, ऑफर टू चार्ज करा, जो अपनी प्रोफेशनल फी है वो आप चार्ज कर रहे हो परसेंटेज बेसिस के ऊपर, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के ऊपर या परसेंटेज ऑफ कॉन्टिजेंट अपॉन फ्यूचर ट्रांजैक्शन के ऊपर या फ्यूचर फाइंडिंग्स के ऊपर, तो उस केस के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे क्लोज 10 के अंदर। बट आपका यहां पे भी कुछ एक्सेप्शन दे दिया गया। एक्सेप्शन क्या दिया गया कि अगर आप रिसीवर और लिक्विडेटर हो तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिटर हो तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो परसेंटेज बेसिस पे, कोई दिक्कत नहीं है। सर डायरेक्ट टैक्स और ड्यूटीज के वैल्यूअर हो तो भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हो तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, फंड रेजिंग सर्विस दे रहे हो तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, डेट रिकवरी सर्विस दे रहे हो तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल लोन एश्योरेंस सर्विसेज, इन सब केसेस के अंदर आप एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा क्लोज 11। जब हम बात करते हैं सर क्लोज 11 की, तो यहां पे आप अगर एंगेज हुए हो बिजनेस और ऑक्यूपेशन पे अदर देन प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आप गिल्टी हो जाओगे। इट मीन सीएआईपी के अलावा कोई और बिजनेस करोगे तो आप क्लोज 11 के अंदर गिल्टी हो जाओगे, अनलेस परमिटेड बाय द काउंसिल। अगर काउंसिल ने परमिट करा है तो उस केस के अंदर आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसी के अंदर आपसे बोला गया सर क्या मैं डायरेक्टर भी नहीं बन सकता? नहीं यार, आप डायरेक्टर बनो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंप्लिसिटर डायरेक्टर बनो या फिर आप प्रमोटर डायरेक्टर बनो, नॉर्मल डायरेक्टर बनो, सब चीज आपको अलाउ कर दिया गया। बट सर एक बात बताओ, अगर मैं जिस कंपनी का ऑडिटर हूं उसी का डायरेक्टर बन सकता हूं क्या? यार ऐसे कैसी बात करते हो यार तुम, जब जिस कंपनी के ऑडिटर हो तुम तो उसका डायरेक्टर कैसे बन सकते हो? इसलिए आपको उस केस के अंदर डायरेक्टर नहीं बन सकते, अदरवाइज आप डायरेक्टर बनना चाहते हो बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर क्या मैं एमडीओ डब्ल्यूटीडी बन सकता हूं? नहीं 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 नहीं, देखो एमडी डब्ल्यूटीडी बनना है तो आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आप कोई सिर्फ डायरेक्टर बन जाओ नॉर्मली, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके रिगार्डिंग हम नीचे भी काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसी के अंदर आता है जनरल रिजोल्यूशन। इट मींस काउंसिल ने ये सारे काम के लिए आपको अलाउ कर दिया गया, इस केस के अंदर आपको कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इस केस के अंदर आप डायरेक्ट ये वाला काम करोगे तो भी चल जाएगा। जैसे सीएआईपी के अंदर आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो या कोई आपने प्राइवेट ट्यूटरशिप दे रहे हो या फिर आप पार्ट टाइम ट्यूटरशिप में हो कोई कोचिंग ऑफ आईसीआई के ऊपर, तो उस केस के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अटेंड कर रहे हो क्लास, वैल्यूएशन ऑफ पेपर, एक्टिंग एज ए पेपर सेटर या ऑथरशिप ऑफ बुक्स एंड आर्टिकल, ध्यान से कैसी भी बुक्स हो सकती है, कैसे भी आर्टिकल्स हो सकती है, ऑथरशिप उसकी ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट एडिटरशिप ओनली एंड ओनली प्रोफेशनल जर्नल की होनी चाहिए। एडिटरशिप ओनली एंड ओनली प्रोफेशनल जर्नल की होनी चाहिए, जैसे हमारे कंपनी ऑडिट। इसके अलावा सर किसी और जर्नल की मैं एडिटरशिप लूंगा तो वहां पे आपको स्पेशल परमिशन लेने की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है सर। सर मैं लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी लाइसेंस होल्ड कर रहा हूं फॉर रिन्यूअल कमीशन के लिए, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरे को होनररी ऑफिस लीडरशिप मिला है फॉर चैरिटेबल एजुकेशन या फिर नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से एज ए पोजीशन मिली है एज ए होनररी, अंदर भी आपको अलाउ किया गया, कोई दिक्कत नहीं है। सर सर्वेयर एंड लॉस असेसर आपको अलाउ किया गया, रिकवरी कंसल्टेंट आपको अलाउ किया गया। सर मैं एमेचर एथलीट हूं, उस केस के अंदर भी आपको अलाउ किया गया। बट आप प्रोफेशनल एथलीट हो, उस केस के अंदर आपको नहीं कर सकते काम। ठीक है सर। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोटर और सिग्नेटरी डायरेक्टर ये सब चीज तो आप बन नहीं सकते हो, कोई भी स्पेशल परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जब आते हैं स्पेसिफिक रिजोल्यूशन की, तो यहां पे आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी आपसे काउंसिल से, काउंसिल से आपको स्पेसिफिक परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसको जस्ट आप रीड कर लेना। जैसे एमडीओ डब्ल्यूटीडी बनना है तो आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर फैमिली बिजनेस कंसर्न में आपका इंटरेस्ट है, जैसे आप कोई फैमिली बिजनेस के स्लीपिंग पार्टनर हो, पार्टनर तो हो ना, फैमिली में बिजनेस कंसर्न में इंटरेस्ट तो है ना, तो इस केस के अंदर आपको क्या लेना पड़ेगा भैया, स्पेसिफिक अप्रूवल लेनी पड़ेगी।
ठीक है सर। अगर आपको कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर इंटरेस्ट है तो आपको लेना पड़ेगा स्पेशल परमिशन, या फिर एडिटरशिप है कोई अदर देन प्रोफेशनल जर्नल की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे भी आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। जब आप पढ़ा रहे हो डायरेक्ट टीचिंग आवर, चाहे वो जनरल परमिशन के अंदर हो चाहे स्पेशल परमिशन के अंदर हो, मैक्सिमम आप 25 आवर पर वीक की डिवोट कर सकते हो। उससे ज्यादा डिवोट करोगे तो सीओपी सरेंडर करनी पड़ेगी। सर बात आती है एचयूएफ की। मेरा कोई फैमिली का एचयूएफ है, उसका आप मेंबर बन सकते हो, कर्ता बन सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। इसके अलावा आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि आपने खुद वो एचयूएफ को क्रिएट नहीं किया, आपको इनहेरिटेंस में, सक्सेशन में और पार्टीशन में वो आपको एचयूएफ मिली है, तो आपके पास ऐसा एविडेंस होना चाहिए। सर मैं ट्रेडिंग कर सकता हूं कि आप ट्रेडिंग करो, कोई दिक्कत नहीं, बट कमोडिटीज में ट्रेडिंग कर सकता हूं क्या, नहीं। आप कमोडिटीज में ट्रेडिंग करना चाहते हो, स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा। बट ध्यान रखना, कमोडिटीज की बात हो रही, ना ही इक्विटी की, ना ही करेंसी की, ना ही एफएनओ की, किसी की भी बात नहीं हो रही, ओनली कमोडिटीज की बात हो रही है। वो भी पर्सनल कैपेसिटी में करोगे देन आपको स्पेशल परमिशन लेने की नीड है। सर मैं क्लाइंट के बिहाफ पे कर रहा हूं या फर्म के बिहाफ पे कर रहा हूं, वहां पे तो आपको साफ मना कर दिया, आप ऐसा काम कर ही नहीं सकते। इसके अलावा सर रॉयल्टी रिसीव हो रही है तो स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का एक और व्यू है, क्या व्यू है सर, अगर आप सब्सिडरी के ऑडिटर हो तो आप उसके होल्डिंग कंपनी के कभी भी डायरेक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि यहां पे आपका इंडिपेंडेंस इफेक्ट हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अब आते हैं इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट चार्ट। सर इंपोर्टेंट चार्ट क्या है, अगर आप सीएआईपी हो और आप डायरेक्टर बनना चाहते हो, ध्यान से सुनो, सीएआईपी के साथ आप डायरेक्टर बनना चाहते हो तो डायरेक्टर बनना चाहते हो, बनो, कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले देखो वहां पे आप एज ए ऑडिटर काम कर रहे हो क्या, आपका आपके पार्टनर का इंटरेस्ट है क्या, ये सर मेरे और मेरे पार्टनर का इंटरेस्ट है, तो आप कभी भी अलाउ नहीं हो, क्योंकि यार आप खुद ऑडिटर हो, आप डायरेक्टर कैसे बन सकते हो। ठीक है सर। सेकंड के सर मैं ऑडिटर नहीं हूं, उस केस के अंदर आप नॉर्मल डायरेक्टर बनना चाहते हो, बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट सर मैं डब्ल्यूटीडी और एमडी बनना चाहता हूं, उस केस के अंदर आप देखो रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है क्या, क्योंकि अगर रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो आप कभी भी डब्ल्यूटीडी एमडी नहीं बन सकते। सर अगर रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है तो आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। इसको है ना आप इस वाले पॉइंट से लिंक करो, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट से लिंक करो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। अब इसी के अंदर एक और पॉइंट है सर, डब्ल्यूटीडी और एमडी आपने बोला प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी अगर रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है तो। ठीक है सर, स्पेशल परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। बट कुछ केसेस के अंदर आपको स्पेशल परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है, वहां पे आपको अलाउ कर दिया गया। कहां पे सर, चैप्टर 17 ऑफ सीसीजी, काउंसिल जनरल गाइडलाइन, सीजीजी आएगा यहाँ पे, काउंसिल जनरल गाइडलाइंस में अगर आपको अलाउ किया गया चैप्टर 17 के अंदर, आप किसी कंपनी के एमडी और डब्ल्यूटीडी बनोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको जनरल परमिशन रहेगी किस केस के अंदर, अगर आप सेक्शन 8 की कंपनी के अंदर आप क्या एज ए डब्ल्यूटीडी और एमडी पोजीशन होल्ड करते हो। ध्यान से सुनो, सेक्शन 8 कंपनी के अंदर आप डब्ल्यूटीडी और एमडी पोजीशन होल्ड करते हो और वहां पे वो भी पोजीशन आपको एज ए होनररी मिली है, जैसे मैंने आपको यहां पे डिस्कस किया था ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट। तो इस केस के अंदर आपको अलाउ किया गया, यहां पे भी आप डब्ल्यूटीडी और एमडी बन सकते हो, बट आपने खुद ने वो पोजीशन नहीं मिली, आपको एज ए मिली है, वैसे होनररी वो पोजीशन मिली है, तो उस केस के अंदर आपको अलाउ कर दिया गया। डब्ल्यूटीडी और एमडी यहां पे भी आपको स्पेशल परमिशन लेने की नीड नहीं है। इस चार्ट को अच्छे से देख लो। ठीक है सर। अब आता है हमारा क्लोज 12। क्लोज 12 क्या बोलते हैं सर, आपने अलाउ किया किसी भी पर्सन को, किस लिए सर, क्योंकि आपके बिहाफ पे साइन करने के रिगार्डिंग किसको अलाउ किया आपने, अदर देन सीएआईपी प्लस पार्टनर। इट मींस अगर कोई पर्सन सीएआईपी और पार्टनर है तो आपके बिहाफ पे साइन कर सकता है, अदरवाइज कोई सीएआईपी के साथ साथ कोई भी दूसरा पर्सन हो, पार्टनर नहीं है, तो उस केस के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे क्लोज 12 के अंदर। बट यहां पे आपको पावर टू साइन डॉक्यूमेंट डेलीगेट करने का आपको बताया गया, काउंसिल ने बोला गया कुछ काम के अंदर आप डेलीगेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां पे सारे एक्सेप्शन है, जस्ट आप इसको रीड कर लेना, जो भी आप बेसिक काम करते थे आर्टिकलशिप के अंदर वो आपको अलाउ किया गया। जैसे यहाँ पे टैक्सेशन प्रैक्टिस के रिगार्डिंग आप रूटीन मैटर को अटेंड कर रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं, वहां पे आप अटेंड कर सकते हो, वहां पे आपका खुद का साइन करना रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है सर। एग्जांपल देख लो यहां पे सर, अगर क्लोज 1 की बात करूं तो सीएआईपी क्लोज 1 क्या बोलता है, आप प्रैक्टिस में किसी को अलाउ कर रहे हो अपने नेम पे, उस केस के अंदर सीएआईपी के साथ साथ पार्टनर और एम्प्लॉय कोई भी दोनों चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्लोज 12 के अंदर आपसे बोला गया साइन सिर्फ और सिर्फ सीएआईपी और पार्टनर दोनों मिलके ही कर सकते हैं। इट मींस सीएआईपी भी होना चाहिए और आपका पार्टनर भी होना चाहिए, दोनों है तो ही आपके बिहाफ पे साइन कर सकते हैं। ये पूरे आपके क्लोज 12 थे। इसको एक और बार हम ओवरव्यू लेंगे, पहले एक बार पूरा कंप्लीट कर लेते हैं फर्स्ट शेड्यूल। जब हम आते हैं पार्ट 2, पार्ट 2 किस लिए बोलता है सर, पार्ट 2 बोलता है आप अदर देन प्रैक्टिस की बात करते हैं। इट मींस आप अदर देन मेंबर इन प्रैक्टिस, आप कोई मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट हो, उस केस के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे, डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। किस किस केस के अंदर, अगर आपने
पे करा, अलाउ टू पे करा, एग्री टू पे करा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनी पर्सन, क्या चीज सर, शेयर कमीशन इमोल्यूमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडरटेकन बाय हिम, तो आप गिल्टी हो जाओगे। इट मींस खुद की जॉब के लिए आपने किसी पर्सन को पेमेंट करने की कोशिश करी तो आप गिल्टी हो जाओगे क्लोज 1 के अंदर, ठीक है सर। क्लोज 2 क्या बोलता है, अगर आपने एक्सेप्ट करने की कोशिश करी, क्लोज 1 में आप पे कर रहे थे, क्लोज 2 में आप एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो, क्या सर, पार्ट ऑफ फी प्रॉफिट और गेन्स, ध्यान से सुनो, पार्ट ऑफ फी प्रॉफिट और गेन्स किसमें सर, लॉयर से लिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट से लिया, ब्रोकर से लिया, क्योंकि आपने उसको एंगेज कराया, जिस कंपनी में आप जॉब करते हो वहां पे आपने उनको एंगेज कराया और बाय वे ऑफ कमीशन और ग्रेटिफिकेशन आपने पार्ट ऑफ प्रॉफिट लिया या फी लिया, तो आप गिल्टी हो जाओगे क्लोज 2 के अंदर। ध्यान से, ये दोनों पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस बार। तो पार्ट 2 क्या बोलता है सर, अगर आप सीएआईपी नहीं हो, सीआईपी नहीं हो तो इट मीन सर्विस में, सर्विस इट मीन आप जॉब कर रहे हो, तो अगर आपने पे करा खुद की जॉब लेने के लिए, आपने कोई अमाउंट पे करा तो क्लोज 1 के अंदर गिल्टी, या फिर आपने एक्सेप्ट करा कोई पार्ट ऑफ प्रॉफिट फी या गेन्स, किससे, ब्रोकर से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, लॉयर से, क्योंकि आपने उसको एंगेज कराया अपनी कंपनी के अंदर या कोई पर्टिकुलर फर्म के अंदर, तो उस केस के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे अगर बाय वे ऑफ कमीशन और ग्रेटिफिकेशन आप उससे ऐसा कमीशन लेते हो तो, ठीक है सर। फिर आता है आपका पार्ट 3। पार्ट 3 क्या बोलते हैं सर, अगर आप चाहे प्रैक्टिस में हो चाहे ना हो, इट मीन सब सारे मेंबर्स के ऊपर एप्लीकेबल हो गए, जैसे ही आप मेंबर बनते हो ना इंस्टीट्यूट के, उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, चाहे आप प्रैक्टिस में हो चाहे नहीं हो, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, कब माना जाएगा सर, क्लोज 1 बोलता है अगर आप फेलो मेंबर नहीं हो फिर भी आप एक्ट कर रहे हो एज ए फेलो मेंबर। हमने देखा था कहां पे, एसोसिएट मेंबर होता है, फेलो मेंबर होता है, तो अगर आप फेलो मेंबर नहीं हो फिर भी आप एक्ट कर रहे हो एज ए फेलो मेंबर, क्लोज 1 के अंदर गिल्टी। क्लोज 2 बोलता है अगर आपने सप्लाई नहीं किया, ध्यान से सुनना, अगर आपने सप्लाई नहीं की जो इंफॉर्मेशन आपसे मांगी गई थी, या फिर आपने कंप्लाई नहीं किया जो रिक्वायरमेंट आपसे मांगी गई थी, उस केस के अंदर आप क्लोज 2 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। किसने मांगा था सर, इंस्टीट्यूट ने, काउंसिल ने, कमिटी ने, डायरेक्टर ने, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन ने, डिसिप्लिन कमिटी ने, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ने और एपीलेट अथॉरिटी ने, इट मींस आईसीआई रिलेटेड बॉडीज ने। अगर कोई इंफॉर्मेशन आईसीआई रिलेटेड बॉडीज आपसे मांग रही है और आपने उसको सप्लाई नहीं करी, डू नॉट सप्लाई नहीं, डज नॉट सप्लाई, अगर आपने सप्लाई नहीं करी तो आप क्लोज 2 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। बट सर मैंने सप्लाई तो की, बट मैंने फॉल्स सप्लाई की, तो क्या क्लोज 2 के अंदर गिल्टी होंगे, नहीं, वो आप क्लोज 2 के अंदर गिल्टी नहीं होंगे, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है सर। अगर आपने सप्लाई नहीं करी तो क्लोज 2 के अंदर गिल्टी हो जाओगे, आईसीआई रिलेटेड बॉडीज ने जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी। फिर आता है क्लोज 3। क्लोज 3 क्या बोलते हैं, अगर आपने, हमने देखा था सर क्लोज 6 और 7 के अंदर आपको कुछ चीजें एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग अलाउ किया गया, जैसे आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो टेंडर्स का, जैसे आप सिक्योर कर सकते हो सीएआईपी से कोई प्रोफेशनल वर्क इनवाइट कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो, अलाउ किया गया, या फिर आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो राइट अप के थ्रू, इन सब चीजों में आपको अलाउ किया गया। यहां पे आप ये सारी चीजें कर भी रहे हो बट आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी इन केसेस के अंदर, तो आप क्लोज 3 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। इट मींस क्लोज 6 और क्लोज 7 में जो भी इंफॉर्मेशन आपको अलाउ की गई थी उसके अंदर जब आप फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे तो क्लोज 3 के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। फिर आता है आपका पार्ट 4 जो कि बात करता है अदर मिसकंडक्ट का। इट मींस ये आपका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं रहा, ये आपका अदर मिसकंडक्ट के अंदर चला गया। ये भी पूरे सीए के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है, चाहे आप प्रैक्टिस में हो चाहे प्रैक्टिस में नहीं हो। इसलिए अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट डीम्ड टू बी अदर मिसकंडक्ट। कब अदर मिसकंडक्ट होगा सर, फर्स्ट या तो आपको सिविल और क्रिमिनल कोर्ट ने आपको सजा दे दी और मुफ्त का खाना दिया है, कितने टाइम के लिए सर, लेस देन 6 मंथ, लेस देन 6 मंथ की आपको इंप्रिजनमेंट हुई है, आपको जेल हुई है, तो आप क्लोज 1 पार्ट 4 शेड्यूल 1 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। सर एक बात बताओ, 6 मंथ और उससे ज्यादा हुआ तो, 6 मंथ और उससे ज्यादा हुआ तो आप शेड्यूल 2 के अंदर गिल्टी हो जाओगे अदर मिसकंडक्ट के अंदर, ठीक है सर। क्लोज 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लोज 2 क्या बोलता है, अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट करा प्रोफेशन के नाम को, इट मींस सीए के नाम के ऊपर आप धब्बा लेके आए तो आप गिल्टी हो जाओगे क्लोज 2 के अंदर, चाहे वो आपका प्रोफेशनल वर्क क्यों ना हो, चाहे वो आपका पर्सनल वर्क क्यों ना हो। पर्सनल वर्क कैसे हो सकता है सर, मैंने कोई विल थी मैंने फोर्ज कर दी विल और सारा पैसा अपने नाम कर लिया, भाई भाई को मैंने सबको गोली मारी, नाम कर दी वो विल, तो फोर्ज तरीके से। अब उस केस के अंदर आपका पर्सनल मिसकंडक्ट है, यस सर, तो वो आपका क्लोज 2 के अंदर गिल्टी हो जाओगे आप। क्लोज 2 पार्ट 4 शेड्यूल 1 के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। यहां पे आपको एक दो पॉइंट अच्छे से रीड करने पड़ेंगे। कौन से सर, आर्टिकल असिस्टेंट को यूज कर रहे हो फॉर अदर देन प्रोफेशनल प्रैक्टिस, उसको बोलो जा धनिया लेके आ, तो इस केस के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे क्लोज 2 के अंदर। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने, ये सारे पॉइंट को एक बार रीड कर लेना। रिटेन करा बुक्स ऑफ अकाउंट, जहां पे आपको रिटेन नहीं कर सकते वहां पे भी आप रिटेन कर रहे हो तो आप गिल्टी हो जाओगे। इसके अलावा 2-4 पॉइंट आपको और कंसीडर करना पड़ेगा, इन सब चीजों को आप रीड कर लेना। फिर आते हैं इसी के अंदर मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ, इस चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। क्या चार्ट है सर, अगर आपसे आईसीआई रिलेटेड बॉडीज को इंफॉर्मेशन मांग रहा है,
जैसे हमने ऊपर देखा था बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन हो गया, डिसिप्लिन कमेटी हो गया, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड हो गई, या फिर आपके अपीलेट अथॉरिटी हो गया, ये सारे आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। सर मैंने प्रोवाइड ही नहीं करी इंफॉर्मेशन, तो उस केस के अंदर कहां पे गिल्टी हो रहे थे सर? क्लोज टू पार्ट 3 शेड्यूल 1 के अंदर गिल्टी हो रहे थे। बट सर मैंने प्रोवाइड तो की, बट मैंने फॉल्स प्रोवाइड की, तो कहां पे गिल्टी होंगे सर? क्लोज 3 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सर अदर देन आईसीआई रिलेटेड बॉडीज ने कोई इंफॉर्मेशन मांगी, जैसे सेबी हो गया या कोई पब्लिक अथॉरिटी हो गई, इन्होंने आपसे इंफॉर्मेशन मांगी, इसमें यह हो सकता है या तो आपने प्रोवाइड की होगी या नहीं की होगी। ठीक है सर, अगर आपने प्रोवाइड करी, वो भी फॉल्स प्रोवाइड करी, या आपने प्रोवाइड ही नहीं करी, उस केस के अंदर गिल्टी कहां पे होंगे सर? क्लोज टू पार्ट 4 शेड्यूल 1, इट मींस ब्रिंग डिस्प्यूट टू द प्रोफेशन के अंदर ही आप गिल्टी हो जाओगे। यहां पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, लेटर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज के रिगार्डिंग आपने रिप्लाई नहीं किया तो आप गिल्टी हो रहे हो। सेम यही पॉइंट यहां पे आ रहा है। ठीक है सर, ये चार्ट को एक बार अच्छे से आपको रीड करना पड़ेगा। ओके सर, ये पूरा पूरा हमारा फर्स्ट शेड्यूल कंप्लीट हो गया। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं 3 मिनट के अंदर, फिर हमारा 1 आवर के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर 20 मिनट्स के अंदर पूरी चीजें कंप्लीट कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सर। हमने पार्ट 1 को स्टार्ट किया था, सीएआईपी के ऊपर एप्लीकेबल था, 12 क्लोजेस थे। क्लोज 1 क्या बोलते हैं सर? अगर आपने अलाउ करा किसी भी पर्सन को, अनलेस सच अदर पर्सन इज चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस, और साथ साथ पार्टनर या आपका एम्प्लॉयर, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज आप गिल्टी हो जाओगे। होता है अगर आपने पे करा, एग्री टू पे करा, शेयर कमीशन ब्रोकरेज अपनी फीस पे या प्रॉफिट पे, जो आपके प्रोफेशनल बिजनेस से आपने एक्वायर कर किसी भी पर्सन को पे करने की कोशिश करी फॉर द पर्पस ऑफ रेंडरिंग प्रोफेशनल सर्विसेज टाइम टू टाइम इन और आउटसाइड इंडिया, तो आप गिल्टी हो जाओगे। किस पर्सन को सेंड कर सकते हैं सर? आप भेज सकते हो अपने पार्टनर को, सीए को भेज सकते हो, पार्टनर को भेज सकते हो, रिटायर्ड पार्टनर को भेज सकते हो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और डिसीज पार्टनर को भेज सकते हो, या फिर मेंबर को दूसरी प्रोफेशनल बॉडी का, जो रेगुलेशन 53A के अंदर गिवन है। सर रेगुलेशन 53A के अंदर क्या क्या गिवन है एक बार बता दीजिए। अगर आप सीए नहीं करते तो क्या करते? सर सीएस कर लेता, सीए में कर लेता, उसके अलावा एमबीए बचता है, एडवोकेट करता हूं, या फिर अपना बार काउंसिल का बात आती है। सर अगर मैं कॉमर्स ही नहीं लेता तो बीटेक कर लेता, एक्चुअरी बन जाता, या फिर इंजीनियर बन जाता, या फिर आर्किटेक्ट। ये सारी चीजों को आपको अलाउ किया गया, इनके साथ आप शेयर कमीशन ब्रोकरेज दे सकते हो। सर सेकंड में हम दे सकते हैं, थर्ड में ले भी सकते हैं, यस आपको अलाउ किया गया, आप शेयर कमीशन ब्रोकरेज भी ले सकते हो, या फिर आपने पार्ट ऑफ प्रॉफिट आपने एक्सेप्ट करने की कोशिश करी अदर देन चार्टेड अकाउंटेंट से, तो आप हो जाओगे गिल्टी। इट मींस अदर देन मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट से एक्सेप्ट करने की कोशिश करी तो आप हो जाओगे गिल्टी। बट यस आप शेयर कमीशन ब्रोकरेज या फिर आप एंटर हो सकते हो कोई प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट के अंदर, किसके साथ? ऑफ अदर प्रोफेशनल बॉडी, जो रेगुलेशन 53A के अंदर है, उसके साथ आप एंटर हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोज 4 क्या बोलते हैं सर? क्लोज 4 आपसे बोलता है कि अगर आपने एंटर करा पार्टनरशिप के अंदर, अगर आप पार्टनरशिप के अंदर एंटर हुए किसी पर्सन के साथ, तो आप गिल्टी हो जाओगे। अनलेस सच अदर पर्सन चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस, उसके साथ एंटर हो सकते हो, या फिर वो मेंबर है किसी दूसरी प्रोफेशनल बॉडी का, जो रेगुलेशन 53 के अंदर गिवन है, बट एक्सेप्ट एमबीए और बीटेक की आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। ठीक है सर, इसके अलावा आपसे एक दो चीजें और बोली गई क्लोज 4 के अंदर कि आप कमर्शियल एक्टिविटीज के अंदर कोई फर्म में उसके अंदर पार्टनर नहीं बन सकते। ठीक है सर, क्लोज 5 बेसिक रीड कर लेना। क्लोज 6 पे आते, अगर आपने सोलिसिट करा, क्या सोलिसिट करा सर? मैंने क्लाइंट को कराया, प्रोफेशनल वर्क को सोलिसिट करा थ्रू सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन या इंटरव्यू हो गया किसी और मीन के थ्रू, तो आप क्लोज 6 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। यहाँ पे 2 एक्सेप्शन थी, कौन सी? या तो आप रिस्पॉन्ड करो टेंडर्स का, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिक्योर करो, इनवाइट करो, रिक्वेस्ट करो प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। बट जब भी आप रिस्पॉन्ड करोगे तो आप देखना पड़ेगा एरिया एक्सक्लूसिव फॉर सीए या नहीं है। अगर एरिया एक्सक्लूसिव फॉर सीए तो वहां पे मिनिमम फी प्रिस्क्राइब होनी चाहिए, अदरवाइज आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है सर, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आप दे सकते हो, आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। क्या कोचिंग एक्टिविटीज का नहीं कर सकता सर? मैं यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कर सकता हूँ, नोट इन प्रेस के अंदर नहीं कर सकते, बट यहाँ आपको एक्सेप्शन दे दी गई, आप अपने डिसोल्यूशन के रिस्पेक्ट में, चेंज इन पार्टनरशिप के रिस्पेक्ट में, या फिर आप अपने टेलीफोन नंबर चेंज के रिस्पेक्ट में, एड्रेस चेंज के रिस्पेक्ट में बेयर फैक्ट लिख सकते हो उसी एरिया के न्यूज़पेपर के अंदर। आईसीआई के अंदर आप क्लासिफाइड एड दे सकते हो, आप अपने रिक्रूटमेंट स्टाफ के रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, बट वेल नोन फर्म आप यूज करके नहीं चलोगे। क्लाइंट के बिहाफ पे आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। सर जब बात आती है सैनिटरी सेलिब्रेशन की, सिल्वर सेलिब्रेशन की, तो वहां पे आपको एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, बट यस आप न्यूज़पेपर के अंदर लिख सकते हो। सर जब बात आती है इनविटेशन ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स और इनकी, तो आप वहां पे सीए के साथ सीए फर्म का नाम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो ग्रीटिंग कार्ड सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स को, क्लाइंट को और आपके रिलेटिव्स को ही जाना चाहिए। रिलीजियस सेरेमनी, मैरिज सेरेमनी और ऑफिस इनॉग्रेशन के रिस्पेक्ट में ही होना चाहिए। एम्पेनलमेंट के रिगार्डिंग अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टेंस नॉलेज है तो ही आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, रोविंग इंक्वायरीज नहीं होनी चाहिए। स्पॉन्सर आप नहीं कर सकते किसी भी इवेंट्स को, बट आई से रिलेटेड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट का कोई इवेंट है वहां पे आप स्पॉन्सर कर सकते हो, बट आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी सीपीई की। सीएसआर एक्टिविटीज के केस में अगर आप स्पॉन्सर कर रहे हो तो वहां पे आप सीए तो लिख सकते हो, बट सीए लोगो और फर्म का नेम नहीं लिख सकते। इसके अलावा काफी सारे पॉइंट्स थे, जस्ट आप एक बार रीड कर लेना। फिर हम क्लोज 7 के अंदर आए थे, जहां पे आपने अगर एडवर्टीजमेंट करा,
जहां पे आपने अगर एडवर्टीजमेंट करा अपने प्रोफेशनल अटेनमेंट्स का या फिर कोई और डेजिग्नेशन यूज करी अदर देन सीए, तो आप क्लोज 7 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। सर राइटअप के थ्रू मैं एडवर्टीजमेंट कर सकता हूं? यस, आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। वहां पे आपका एक एक्सेप्शन का पॉइंट था कि सीजी या स्टेट गवर्नमेंट या रेगुलेटरी अथॉरिटी ने आपको कोई अवार्ड दिया है, वो आप प्रेजेंट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। फॉन्ट आपका 14 या 14 से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है सर। इसके अलावा मर्चेंट बैंकर बन सकता हूं क्या मैं? नहीं सर, मर्चेंट बैंकर का आप डेजिग्नेशन कभी भी यूज नहीं कर सकते। मर्चेंट बैंकर और एडवाइजर टू एनएसओ कभी भी यूज नहीं कर सकते। सीएस, सीएमए या फिर आप कोई आईटी कंसल्टेंट या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ये सारे आपके डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकते। इसको ध्यान रखना है। सीपीए का इनिशियल भी आप यूज नहीं कर सकते। सर इंसॉल्वेंसी और मैं कोई रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन रहा हूं तो उसके रिगार्डिंग मैं अपने लेटर हेड पे या प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट पे लिख सकता हूं। यस, आप लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लोगो मोनोग्राम आप यूज नहीं कर सकते। सारी फर्म का नाम आप एक ही पर्टिकुलर अपने लेटर हेड पे लिख सकते हो, वो भी पर्सनल लेटर हेड होना चाहिए। क्लोज 8 बोलता है अगर आपने एक्सेप्ट करा कोई पोजीशन एज ए ऑडिटर विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग विद द प्रीवियस ऑडिटर, जो पहले वो प्रीवियस ऑडिटर के पास था, उससे कम्युनिकेट करे बिना आपने एक्सेप्ट करने की कोशिश करी, क्लोज 8 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। वहां पे आपको ऑल टाइप ऑफ एंगेजमेंट के रिगार्डिंग आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। रीजन क्या था, प्रूफ ऑफ डिलीवरी क्या था, वो सारी चीज हम कम्युनिकेट कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट ऑडिट के केस में आप कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लोज 9 बोलता है अगर आपने एक्सेप्ट करने की कोशिश की विदाउट फर्स्ट असर्टेनिंग वेदर द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 139 140 का कंप्लायंस हुआ नहीं हुआ, उस केस के अंदर आप क्लोज 9 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। आपको खुद को वेरीफाई करना पड़ेगा, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लोगे तो नहीं चलेगा। क्लोज 10 बोलता है अगर आपने चार्ज या ऑफर टू चार्ज करा, क्या सर मैंने अपनी जो प्रोफेशनल भी है वो परसेंटेज बेसिस पे चार्ज करने की कोशिश करी या कॉन्टिजेंट अपॉन फ्यूचर ट्रांजैक्शन के बेसिस पे चार्ज करने की कोशिश करी, तो आप क्लोज 10 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। बट यहाँ पे भी आपके कुछ एक्सेप्शन दे दिए गए। रिसीवर हो, लिक्विडेटर हो या वैल्यूअर हो, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो गई, या फिर आप क्या हो इंश्योरेंस प्रोफेशनल हो, या फिर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हो, फंड रेजिंग सर्विस दे रहे हो, या फिर डेट से रिलेटेड कोई सर्विस थी, ये सारे पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप परसेंटेज बेसिस पे चार्ज करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा क्लोज 11 बोलता है अगर आप कोई और ऑक्यूपेशन या बिजनेस के अंदर एंगेज होते हो अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आप गिल्टी हो जाओगे अनलेस परमिटेड बाय द काउंसिल। सर मैं डायरेक्टर बन सकता हूं? यस, आप डायरेक्टर बन सकते हो, बट वहां पे आपका ऑडिटर वाला इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, आपको और आपके पार्टनर का। सर डब्ल्यूटीडी और एमडी के लिए आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर हमने जर्नल परमिशन के रिस्पेक्ट में देखा कितनी सारी चीजें आपको काउंसिल ने अलाउ की गई, वहां पे आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एडिटरशिप आपकी प्रोफेशनल जर्नल की होनी चाहिए। उसके अलावा आप ऑथरशिप आपकी बुक्स और आर्टिकल दोनों की हो सकती है। अगर आप एडिटरशिप लेना चाहते हो अदर देन प्रोफेशनल जर्नल की, तो उसके अंदर आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। सर मेरा इंटरेस्ट है फैमिली बिजनेस कंसर्न के अंदर, वहां पे आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके अलावा डायरेक्ट टीचिंग आवर आपके 25 आवर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पर वीक, उससे ज्यादा हो रहे तो आपको सीओपी सरेंडर करना पड़ेगा। सर एचयूएफ के अंदर आप कर्ता बन सकते हो, मेंबर बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्टिव पार्टिसिपेशन अलाउ नहीं होगा। इसके अलावा आप कोई ट्रेड कर सकते हो कमोडिटीज में, नहीं कर सकते, आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ पर्सनल कैपेसिटी के अंदर है, बाकी कैपेसिटी में तो आपको अलाउ नहीं किया गया। आप वेबसाइट से रॉयल्टी ले सकते हो, यस आप ले सकते हो, स्पेशल परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। ईएसबी का डिसीजन था अगर आप ऑडिटर हो सब्सिडरी के तो आप होल्डिंग के डायरेक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि वहां पे आपका इंडिपेंडेंस इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर। फिर आता है हमारा क्लोज 12। क्लोज 12 बोलता है अगर आपने किसी भी पर्सन को अलाउ किया आपके बिहाफ पे या आपकी फर्म के बिहाफ पे साइन करने के रिगार्डिंग बैलेंस शीट पे, पीएनएल पे या कोई सर्टिफिकेट पे, तो आप गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 12 के अंदर कौन साइन कर सकता है सर? सीए आईपी प्लस पार्टनर दोनों होने चाहिए, तो आप उस केस के अंदर क्लोज 12 के अंदर गिल्टी नहीं होंगे। फिर हमारे पार्ट 2 जो बात करता है अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस पे, वहां पे हमारे दो हमारे क्लोजेस थे। कौन कौन से? सबसे पहले अगर आपने पे करने की कोशिश करी एक कोई इमोल्यूमेंट्स, किस चीज के रिस्पेक्ट में? आपको जो प्रिक्योर करने के रिस्पेक्ट में, तो आप क्लोज 1 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 2 के अंदर अगर आपने एक्सेप्ट करने की कोशिश करी पार्ट ऑफ प्रॉफिट गेन्स के रिस्पेक्ट में, किससे? चार्टर्ड अकाउंटेंट से, लॉयर से, ब्रोकर से, क्योंकि आपने उसको एंगेज कराया अपनी कंपनी के अंदर और बाय वे ऑफ ग्रेटिफिकेशन और कमीशन लेने की कोशिश करी, तो आप क्लोज 2 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 3 क्या बोलता है? क्लोज देखो पार्ट 2 2 क्लोज, पार्ट 3 3 क्लोज। 3 क्लोज क्या बोलते हैं हमारे पार्ट 3 के अंदर? चाहे आप प्रैक्टिस में हो चाहे आप सर्विस में हो, तो भी आप गिल्टी हो जाओगे। कब गिल्टी हो जाओगे? सर अब मैं फेलो मेंबर नहीं हूं बट फिर भी एक्ट कर रहा हूं एज ए फेलो। नॉट बीइंग अ फेलो, एक्ट एज ए फेलो। फेलो एक्ट एज ए बफेलो, ऐसे याद रखो, नॉट बीइंग अ फेलो एक्ट एज ए बफेलो। ठीक है सर। सेकंड बोलता है अगर आपने सप्लाई नहीं करी कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपसे मांगी गई थी, किसने मांगी थी? आईसीआई रिलेटेड बॉडी से, तो आप गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 3 बोलता है क्लोज 6 और 7 के अंदर जो चीजें आपको अलाउ की गई थी, वहां पे आपने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी वो फॉल्स प्रोवाइड करी, तो आप क्लोज 3 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। फिर आता है हमारा पार्ट 4। पार्ट 4 हमारा बात करता है अदर मिसकंडक्ट का। उसके रिगार्डिंग फर्स्ट बोलता है सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट ने आपको कन्विक्ट कर दिया और आपको जेल हुई है 6 मंथ से कम की, उस केस के अंदर क्लोज 1 पार्ट 4 शेड्यूल 1 के अंदर गिल्टी हो जाओगे।
ब्रिंग डिसरिप्यूट टू द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उस केस के अंदर क्लोज टू के अंदर गिल्टी हो जाओगे, चाहे वो आपका प्रोफेशनल वर्क क्यों ना हो, चाहे वो आपका पर्सनल वर्क क्यों ना हो, उस केस के अंदर आप क्लोज टू पार्ट 4 शेड्यूल 1 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड शेड्यूल। जब हम बात करते हैं सेकंड शेड्यूल की, तो यहां पे भी हमारे 3 पार्ट आते हैं, इसको फटाफट कंप्लीट होगा भी है। जब हम पार्ट 1 की बात करते हैं, इट मीन चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस की बात करते हैं, 1 मिनट का ब्रेक लेता हूं, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। A chartered accountant practice is deemed to be guilty of professional misconduct। शेड्यूल 2 के अंदर पार्ट 1 के अंदर आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा कब सर? अगर आपने क्लोज 1 के अंदर डिस्क्लोज करी कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपने प्रोफेशनल एंगेजमेंट में एक्वायर की थी, वो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी विदाउट द कंसेंट ऑफ क्लाइंट, अगर आपने डिस्क्लोज करने की कोशिश करी, क्लोज 1 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। सर आपने बोला था स्टार्टिंग में कि हम डिस्क्लोज कर सकते हैं जब लोग डिस्क्लोज कर सकते हैं, या फिर जहां मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी है, हाँ वहां पे आप करो, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे आप करोगे तो हम क्लाइंट की कंसेंट प्री अज्यूम मान के चलेंगे, उसकी कंसेंट है ऐसा मान के चलेंगे, वहां पे आप गिल्टी नहीं होंगे। ठीक है सर। इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, मेंबर को क्या है, कोई केस चल रहा था क्लाइंट का कोर्ट के अंदर, तो मेंबर को लगा, जो सीआईपी था उसको लगा कि यार मैं कोर्ट के पास जाके ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकता हूं जिससे कोर्ट की हेल्प होगी। तो सर क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? आप कुछ भी नहीं कर सकते ऐसा, खुद के बिहेस्ट पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, कोर्ट को नहीं दे सकते, अनलेस कोर्ट आपसे स्पेसिफिक डायरेक्शन पे इंफॉर्मेशन मांगती है तो ही आप दोगे, आप आगे जाके दोगे तो आप गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 1 के अंदर चाचा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। क्लोज 2 आता है, अगर आपने सर्टिफाइड सबमिट करा खुद का नेम या फर्म के नेम पे, क्या सर? अगर आपने रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई करा तो क्लोज 2 के अंदर गिल्टी हो जाएगी। बट कब गिल्टी नहीं होंगे सर? अगर वो एग्जामिनेशन आपने खुद ने करा है उस स्टेटमेंट का, या फिर आपके एम्प्लॉय ने करा, या फिर आपके पार्टनर करा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज किसी और भी पर्सन ने आपके बिहाफ पे एग्जामिनेशन करा और आपके बिहाफ पे साइन कर रहा है, आपने साइन करा, सर्टिफाई करा, तो क्लोज 2 के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। बट इंपॉर्टेंट क्या है सर? क्लोज 3 क्या बोलता है? अगर आपने खुद का नेम, फर्म का नेम परमिट करा किस चीज में? इन कनेक्शन विद द एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग कॉन्टीजेंट अपॉन फ्यूचर ट्रांजैक्शन, तो आप गिल्टी हो जाओगे। इट मींस फ्यूचर ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में आपने अपने नेम को या फिर आपने अपनी फर्म के नेम को परमिट करा उसके कनेक्शन के रिस्पेक्ट में, और जहां पे आपने वाउच कर दी एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट, तो उस केस के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। जो हम प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसके ऊपर आपने रिपोर्ट साइन करी और वहां पे आपने वाउच कर दी एक्यूरेसी के रिगार्डिंग, तो क्लोज 3 के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। बट कब गिल्टी नहीं होंगे सर? जब आप वाउच नहीं करोगे एक्यूरेसी को, अपनी रिपोर्ट के अंदर 3 चीजें लिखोगे। 3 चीजें कौन कौन सी? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या थी, आपकी अजम्पशंस कौन कौन सी है, बेसिस ऑफ फोरकास्ट क्या है, ये तीनों चीजें आप लिखोगे और वाउच नहीं करोगे एक्यूरेसी को, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग आप साइन कर सकते हो, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लोज 4 ये है हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर आपने एक्सप्रेस करा ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई बिजनेस और एंटरप्राइज की, देखो यहां पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड है इसके अंदर हमारे रिपोर्ट्स भी आते हैं, सर्टिफिकेट्स भी आते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर आपने एक्सप्रेस करा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन किसी बिजनेस और एंटरप्राइज के ऊपर जहां पे आपके पार्टनर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था, आपके पार्टनर का फर्म का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था, तो उसके अंदर क्लोज 4 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। अब मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन देता हूं सर, मैं ऑलरेडी ऑडिटर हूं, मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं, और एक मैं ऑलरेडी डायरेक्टर हूं किसी कंपनी का और मैं उसका ऑडिटर बनना चाहता हूं, तो दोनों में हमारे दोनों अलग अलग क्लोजेस लगेंगे। इस केस के अंदर हमारा लगेगा क्लोज 11 जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अदर बिजनेस और ऑक्यूपेशन के अंदर आप एंगेज होते हो, उसके अंदर यहां पे आप गिल्टी हो जाओगे। बट सर अगर मैं ऑलरेडी डायरेक्टर हूं और मैं ऑडिटर बनना चाहता हूं, इस केस के अंदर आपका क्लोज 4 हो जाएगा, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे आप एक्सप्रेस करोगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी के अंदर जहां पे आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो इसलिए यहां पे आप क्लोज 4 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। सर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सकता हूं? यस सर, आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सकते हो, वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको डिस्क्वालिफिकेशन भी देखना पड़ेगा अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 का जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। सर अगर इंपॉर्टेंट बात क्या है? कूलिंग पीरियड की। सर अगर जिस कंपनी का मैं पहले डायरेक्टर था, अब मैं वहां से रिटायर हो गया या फिर मेरा टर्मिनेट हो गया उस पर्टिकुलर डायरेक्टर की पोजीशन से, अब मैं किसी कंपनी के अंदर सीआईपी हूं और मैं उसी कंपनी का क्या ऑडिटरशिप एक्सेप्ट कर सकता हूं? क्या नहीं कर सकते? 2 ईयर का कूलिंग पीरियड होगा, उसके बाद ही आप एक्सेप्ट कर सकते, उससे पहले आप एक्सेप्ट करके नहीं चलोगे। एक इंपॉर्टेंट बात और, सर मैं इंटरनल ऑडिटर हूं फेलो एसोसिएट का, जैसे ये एबीसी एंड एसोसिएट थी, इसकी एक एसोसिएट थी सी, इसकी एक एसोसिएट थी डी, दोनों आपके सिस्टर एसोसिएट है, फेलो एसोसिएट है। एक के तो आप क्या हो? इंटरनल ऑडिटर। अब आप बनना चाहते हो सी के स्टेट ऑडिटर,
तो सर ये बन सकते हैं क्या? यस सर आप बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों में इंडिपेंडेंस का बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों अलग अलग है, ना सब्सिडरी ना होल्डिंग का रिलेशनशिप है, इसलिए आप यहां पे बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं ऑडिटरशिप ऑफ कॉलेज, जहां पे मैं पार्ट टाइम लेक्चरर हूं, चल जाएगा? नहीं चलेगा, यहां पे आप क्लोज 4 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। सर मैं ऑडिटरशिप एक्सेप्ट कर रहा हूं किसी ट्रस्ट की, जहां पे मेरा पार्टनर या तो एम्प्लॉय या ट्रस्टी है, उस केस के अंदर भी आपको गिल्टी मान लिया जाएगा, उस केस के अंदर भी आप दिक्कत हो जाएगी, इस केस के अंदर आप क्लोज 4 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। सर स्टैट ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर दोनों साइमल्टेनियसली बन सकते हैं कि एक कंपनी के अंदर? नहीं बन सकते, आप गिल्टी हो जाओगे। इंटरनल ऑडिटर और टैक्स ऑडिटर या जीएसटी ऑडिटर साइमल्टेनियसली बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते, यहां पे भी आप गिल्टी हो जाओगे। सर मैं अपने कोई रिलेटिव के कोई पर्टिकुलर असाइनमेंट के रिस्पेक्ट में सर्टिफिकेशन साइन कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे भी आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कहीं ना कहीं आ जाएगा। ठीक है सर। क्लोज 5 और क्लोज 6 दोनों रिलीवेंट है। क्लोज 5 क्या बोलता है? अगर आपने फेल हो गए, डिस्क्लोज अ मटेरियल फैक्ट, जो आपको पता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज होना चाहिए, बट आप उसके रिगार्डिंग डिस्क्लोजर देना रह गया आपका, तो क्लोज 5 के अंदर गिल्टी हो जाओगे, क्योंकि आपको बताना चाहिए था, आपको अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखना चाहिए था। बट क्लोज 6 क्या बोलता है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती थी, फिर भी आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा, तो आप क्लोज 6 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। इसके रिगार्डिंग मैं आपको यहां पे एग्जांपल से बता देता हूं। देखो मटेरियल फैक्ट अगर ओमिट है, मटेरियल फैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आना चाहिए, वो ओमिट है, क्लोज 5 के अंदर गिल्टी। मटेरियल मिसस्टेटमेंट आपको पता है, फिर आप क्लोज 6 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। एग्जांपल क्या है? लोन टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम ईपीएफ, बट आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करा, इट मींस आपका मटेरियल फैक्ट ओमिट है, क्लोज 5 के अंदर गिल्टी। सर मैंने डेप्रिसिएशन रॉन्ग तरीके से चार्ज किया, इट मींस मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, क्लोज 6 के अंदर गिल्टी। ठीक है सर। क्लोज 7 हमारा इतना बड़ा क्लोज है, हारे का सारा क्लोज 7 हमारा क्या बोलता है सर? डज नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस ग्रोसली नेग्लिजेंस इन कंडक्ट ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी, आपने अपनी सही से प्रोफेशनल ड्यूटी कैरी आउट नहीं करी, क्लोज 7 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। तो यहां पे इतने सारे आपके जो एग्जांपल है ना, इसको जस्ट रीड कर लिया, जहां पे भी आपको लगे यार सही से इसने ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करी, क्लोज 7 तो लिख के ही आना। ठीक है सर। क्लोज 8, सर मैंने सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं करी, फेल टू ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन विच इज नेसेसरी, आपके लिए नेसेसरी थी टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, तो वहां पे आप गिल्टी हो जाओगे क्लोज 8 के अंदर। और एक्सेप्शंस आर सफिशिएंटली मटेरियल टू नेगेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, आप वहां पे डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन लिख रहे हो, बट आपका आना चाहिए क्वालिफाइड ऑफ ओपिनियन, क्योंकि आपने सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन ही नहीं करी, तो भी आप क्लोज 8 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। यहां पे आपको ध्यान रखना है, इंडिकेट क्वालिफाइड ओपिनियन वेयर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन रिक्वायर्ड, तो आप क्लोज 8 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। और इसी के रिगार्डिंग एक क्रक्स भी बताया हुआ है। देखो अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोला जाए, फेल टू ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, ऐसा कुछ बोला जाए, या फिर साइन करा आपने विदाउट एग्जामिनेशन, देन हमेशा आपको क्लोज टू 7 और 8 तीनों आपको लिख के आने पड़ेंगे। ठीक है सर। इसके रिगार्डिंग भी सर्टेन एग्जांपल से जस्ट एक बार आप इसको रीड करके जरूर जाना, यहीं से केस बन सकता है। फिर आता है क्लोज 9, fail to invite attention to the material departure from the generally accepted procedure of audit applicable to the circumstances, आप जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, आपने वो तरीके से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म ना करके उससे डिपार्ट करा है, और उसके रिगार्डिंग आपने अटेंशन भी ड्रॉ नहीं करी अपनी रिपोर्ट के अंदर, क्लोज 9 के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। आपको अटेंशन ड्रॉ करना जरूरी है। इसी के अंदर एक दो पॉइंट है। देखो सर लिस्टेड एंटिटी के अंदर क्या होता है, आप ऑडिटर तभी बन सकते हो लिस्टेड कंपनी का जब आपकी फर्म का पीयर रिव्यू हुआ हो। सर अगर पीयर रिव्यू नहीं हुआ तो क्लोज 9 के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 9 के अलावा आप क्लोज 1 के अंदर भी गिल्टी हो सकते हो। देखो इसका दोनों अल्टरनेटिव आंसर है, आप क्लोज 1 में भी आ सकते हो, क्लोज 1 हम आगे डिस्कस करेंगे कौन सा वाला, और बट आप यहां पे क्लोज 9 के अंदर भी गिल्टी हो सकते हो। दोनों का आपका अल्टरनेटिव आंसर दिया गया है। ठीक है सर। इसके अलावा यूडीन आपके लिए मैंडेटरी है, चाहे वो कॉर्पोरेट या नॉन कॉर्पोरेट ऑडिट हो, कैसे भी ऑडिट अटैच करोगे तो आपको यूडीन मैंडेटरी हो जाएगा। फिर आता है आपका क्लोज 10, इसके रिगार्डिंग एग्जांपल एक बार रीड कर लेना। क्लोज 10 क्या बोलता है, अगर आपने फेल टू कीप मनी ऑफ हिज क्लाइंट अदर देन फी और रेम्यूनरेशन, अगर आपको एडवांस में भी कोई पैसा मिलता है ना, आपको कोई एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग जो आप काम करोगे उसके रिस्पेक्ट में, तो वो हमारा क्लोज 10 का पार्ट नहीं बनेगा। अदर देन फी और रेम्यूनरेशन बोला गया है, और आपको कोई पैसा मिला, क्लाइंट के बिहाफ पे मिला, क्लाइंट के लिए यूज करना चाहिए था, आपने खुद के लिए यूज कर लिया, क्लोज 10 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। फेल टू कीप मनी ऑफ हिज क्लाइंट अदर देन फी और रेम्यूनरेशन मीन टू बी एक्सपेंडेड इन अ सेपरेट बैंकिंग अकाउंट। देखो अगर रीजनेबल टाइम के अंदर यूटिलाइज हो सकता है वो अमाउंट, तो आपको सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर रखने की नीड नहीं है, बट अगर रीजनेबल टाइम के अंदर आप यूटिलाइज नहीं कर सकते तो आपको सेपरेट अकाउंट के अंदर रखना
पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे पूरा लिखा भी हुआ है। फॉर द पर्पस ऑफ क्लाइंट आपको मनी रिसीव हुआ था, आपको पता था एक्सपेक्टेड टू बी यूटिलाइज विद इन अ रीजनेबल टाइम, तो आपको सेपरेट अकाउंट के अंदर रखने की नीड नहीं है। जैसे आपका कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज है, टीडीएस के रिगार्डिंग पैसा मिला, आपको पता है 10-12 दिन के अंदर पेमेंट जाएगा, सेपरेट अकाउंट के अंदर रखने की नीड नहीं है। बट आपको पता है नोट टू बी यूज विद इन अ रीजनेबल टाइम, तो आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्लोज 10 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। पार्ट 2 क्या बोलता है हमारा, बोलता है यहाँ पे चाहे आप प्रैक्टिस में हो चाहे नहीं हो, इट मींस आप मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट तो आप गिल्टी मानी जाओगे, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। कब कब सर, यहाँ पे अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन करा किसी भी प्रोविजन का, एक्ट का, रेगुलेशन का, जो सीए आईसीए की रेगुलेशन है उनका कॉन्ट्रावेंशन किया, अंडर एनी गाइडलाइंस इशूड बाय द काउंसिल, उसका आपने कॉन्ट्रावेंशन किया, तो आप क्लोज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर गिल्टी हो जाओगे। जो मैंने ऊपर अभी डिस्कस किया था ना, पीयर रिव्यू नहीं है फिर भी आप ऑडिट कर रहे हो तो कहां पे गिल्टी होंगे, तो आप क्लोज 1 के अंदर गिल्टी हो जाओगे, पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर। इसी के अंदर 2-4 पॉइंट है जो आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे। सर ये मैं आपसे ऊपर भी डिस्कस करके आ चुका हूं, जब भी कोई अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी थी, आपको पता है अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी पेंडिंग है, फिर भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो और वो सामने वाली सिक यूनिट भी नहीं है, तो आप कहां पे गिल्टी होगे सर, क्लोज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर गिल्टी हो जाओगे। सर मैं आर्टिकल को फेक तरीके से रजिस्ट्रेशन करा रहा हूं, तो आप यहां पे गिल्टी हो जाओगे, या फिर आपका उसके रिगार्डिंग आपने किसी और सीए के अंदर उसको काम करा रहे हो और आपके अंडर रजिस्टर्ड है, आपने आईसीए को इन्फॉर्म नहीं किया, तो भी गिल्टी हो जाओगे। सर मैंने लोन लिया, किससे लोन लिया, कोई ऐसी बिजनेस से लोन लिया जहां पे मेरे आर्टिकल था ना, उसके फादर का इंटरेस्ट था, तो उस केस के अंदर भी आप गिल्टी हो जाओगे। या सर मैंने सर्टिफिकेट इशू करा सीए का, एज ए सर्टिफिकेट इशू किया, बट मैं वहां पे सीओपी होल्ड ही नहीं करता था, फिर भी मैंने सर्टिफिकेट कैसे इशू कर दिया, इसलिए वहां पे भी आप क्लोज 1 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहां से केस स्टडी बन सकती है। फिर आता है क्लोज 2। सर मैं एम्प्लॉय, देखो ये एम्प्लॉय के बारे में बोलता है, बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ एनी कंपनी, फर्म और पर्सन, आपने कोई डिस्क्लोज करी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ एम्प्लॉय, तो आप गिल्टी हो जाओगे क्लोज 2 के अंदर। देखो क्लोज 1 पार्ट 1 शेड्यूल 2 वो बोलता था सीआईपी के रिस्पेक्ट में आपने कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करी तो क्लोज 1 के अंदर गिल्टी हो जाओगे, क्लोज 1 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। बट यहां पे क्या बोल रहा है, क्लोज 2 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर अगर आप एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयर से आपने कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करी विदाउट द कंसेंट ऑफ एम्प्लॉय, आपने डिस्क्लोज करी, तो क्लोज 2 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 3 बोलता है अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करी, किसको प्रोवाइड करी, आईसीआई रिलेटेड बॉडीज को, ध्यान से सुनो, आपने यहां पे प्रोवाइड की है। ऊपर वाले केस में क्या था, वो था हमारा क्लोज 3 शेड्यूल 1, इसके अंदर था जब आप डिस्क्लोज ही नहीं करते कोई इंफॉर्मेशन, डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, डज नॉट प्रोवाइड, तो उस केस के अंदर यहां पे गिल्टी होते थे। बट अगर आपने प्रोवाइड करा आईसीए रिलेटेड बॉडीज को इंफॉर्मेशन बट वो फॉल्स प्रोवाइड कर दी, तो आप यहां पे गिल्टी होगे। वो चार्ट को आप अच्छे से देख के जाना, ठीक है सर। इसी के अंदर क्लोज 4 भी आता है, अगर आपने डिफॉल्टेड करा, एम्बेजल करी मनी इन प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर, तो आप गिल्टी हो जाओगे। कहां पे सर, क्लोज 4 के अंदर। यहां पे आपका क्लोज 10 भी लग सकता है, दोनों को आप इंटरलिंक करके चलोगे। तो ये सारे आपके क्या थे सर। इसी के अलावा एक हमारा पार्ट 3 और बच गया, उसको भी कवर कर लेते हैं। पार्ट 3 हमारा अदर मिसकंडक्ट का बोलेगा। सर कौन सा है इसके अंदर अदर मिसकंडक्ट, मैंने आपको पहले ही बताया था, 6 मंथ के कम की जेल हुई है तो आप क्लोज 1 के अंदर गिल्टी हो रहे थे, क्लोज 1 पार्ट 4 शेड्यूल 1 के अंदर। बट 6 मंथ या उससे ज्यादा की जेल होगी तो कहां पे गिल्टी होंगे सर, क्लोज 1 पार्ट 3 सेकंड शेड्यूल के अंदर। ये पूरा क्या था हमारा सेकंड शेड्यूल था। एक बार वापस रिवाइज करा देता हूं सेकंड शेड्यूल को। देखो पार्ट 1 बोलता है चार्टेड अकाउंटेंट प्रैक्टिस का। क्लोज 1 अगर आपने डिस्क्लोज करी कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो आपने प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट के अंदर ऑब्टेन की थी विदाउट द कंसेंट ऑफ क्लाइंट, आप गिल्टी हो जाओगे। खुद के बीएसटी पे भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर डिस्क्लोज करना पड़ रहा है लो को तो आप वहां डिस्क्लोज करो, कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर लो ने आगे से बोला जाता है तो। क्लोज 2 बोलता है अगर आपने सर्टिफाई करा कोई अपनी फर्म के नेम पे या खुद के नेम पे कोई एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो क्लोज 2 के अंदर गिल्टी हो जाओगे अनलेस सच एग्जामिनेशन इज डन बाय हिम, उसके पार्टनर ने या उसके एम्प्लॉय ने एग्जामिनेशन किया है तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज आप गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 3 बोलता है अगर आपने परमिट करा खुद का नाम फर्म का नेम किसके रिस्पेक्ट में, इन कनेक्शन विद एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग और कॉन्टीजेंट अपॉन फ्यूचर ट्रांजैक्शन, तो आप गिल्टी हो जाओगे। तो जहां पे आपने वाउच कर दी एक्यूरेसी, कब गिल्टी नहीं होंगे सर, जहां पे आप वाउच नहीं करोगे एक्यूरेसी, 3 इंफॉर्मेशन लिखोगे, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या थी और बेसिस ऑफ फोरकास्ट क्या था और बेसिस ऑफ अजम्पशंस क्या थी, ये तीनों चीज आप लिखोगे, उस केस के अंदर आप गिल्टी नहीं होगे। ठीक है सर। क्लोज 4 क्या बोलता है सर, अगर आपने एक्सप्रेस करा फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी बिजनेस और एंटरप्राइजेस के ऊपर जहां पे आपका, आपकी फर्म का, आपके पार्टनर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था, क्लोज 4 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। ऑफ कोई पर्टिकुलर कॉलेज जहां पे आप पार्ट टाइम लेक्चरर हो, गिल्टी। ऑडिटरशिप ऑफ पर्टिकुलर
ट्रस्ट, जहां पे आपका पार्टनर एज ए ट्रस्टी था या एम्प्लॉय था तो भी आप गिल्टी हो जाओगे। डिस्क्वालिफिकेशन आपको देखनी पड़ेगी सबसेक्शन 3 के अंदर, सबसेक्शन 141 के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट भी इंक्लूड होते हैं। कूलिंग पीरियड आपका 2 साल का लग जाएगा। अगर किसी कंपनी के डायरेक्टर थे, अब आप डायरेक्टर नहीं बन रहे, अब आप उस कंपनी का ऑडिट करना चाहते हो, 2 साल का कूलिंग पीरियड लग जाएगा। क्लोज 5 और क्लोज 6 दोनों आपका थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। क्लोज 5 बोलता है फेल टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट, जो आपको पता था आपने डिस्क्लोज नहीं करवाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, क्लोज 5 के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 6 फेल टू रिपोर्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपने वो रिपोर्ट नहीं करी, क्लोज 6 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 7 अगर आपने ग्रोसली नेग्लिजेंट हो इन कंडक्टिंग योर ड्यूटीज और नोट परफॉर्मिंग योर ड्यू डिलिजेंस, तो उस केस के अंदर आप क्लोज 7 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 8 क्या बोलता है, डज नॉट ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, तो आप क्लोज 8 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 9 क्या बोलता था सर, क्लोज 9 अगर आपने मटेरियल डिपार्चर करा टू इनवाइट अटेंशन ऑफ मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम जनरली एक्सेप्टेड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, तो आप गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 10 अगर आपने क्या करा, यहां पे आप फेल टू कीप मनी ऑफ हिज क्लाइंट अदर देन फी और रेम्युनरेशन इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, तो आप गिल्टी हो जाओगे क्लोज 10 के अंदर। क्लोज 10 के बाद हमारा आ जाता है पार्ट 2। पार्ट 2 बोलता था चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में, चाहे आप प्रैक्टिस में हो चाहे नहीं हो, तो हम आपको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। किस केस के अंदर, आपने कोई भी प्रोविजन का, कोई भी गाइडलाइंस का, कोई भी रेगुलेशन का आपने मिसकंडक्ट किया है, कहीं ना कहीं आपने वहां पे कॉन्ट्रावेंशन किया है, तो क्लोज 1 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 2 अगर आप एम्प्लॉय हो और एम्प्लॉयर से आपने कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करी विदाउट द कंसेंट ऑफ एम्प्लॉयर, आपने डिस्क्लोज कर दी, क्लोज 2 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 3 क्या बोलता है सर, क्लोज 3 बोलता है अगर एज ए चार्टेड अकाउंटेंट आपने क्या करा, कोई इंफॉर्मेशन आपको आईसीआई को देनी थी, आपने प्रोवाइड करी, बट आपने फॉल्स प्रोवाइड कर दी, तो आप गिल्टी हो जाओगे आईसीआई रिलेटेड बॉडीज को। फिर यहां पे आया हमारा पार्ट 3। पार्ट 3 क्या बोलता है सर, सॉरी इसके अंदर क्लोज 4 भी था, अगर आपने डिफॉल्ट करा, एम्बेजल करा, रिसीव इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, तो भी आप गिल्टी माने जाओगे। पार्ट 3 क्या बोलता है, अदर मिसकंडक्ट के बारे में, कि अगर आपने 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा की आपको सिविल कोर्ट में या क्रिमिनल कोर्ट में जेल होती है, तो भी हम आपको गिल्टी माने जाएगा। कहां पे, अदर मिसकंडक्ट के अंदर। ये सारे आपके शेड्यूल्स थे जो हमने कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं हम काउंसिल जनरल गाइडलाइंस पे, इसको हम फटाफट कंप्लीट करते हैं। सर अगर काउंसिल जनरल गाइडलाइंस का हमने कंप्लायंस नहीं किया तो कहां पे गिल्टी होंगे, देखो अगर उसके रिस्पेक्ट में स्पेसिफिक क्लोज है तो वहां पे गिल्टी होंगे, अदरवाइज आप गिल्टी होगे क्लोज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर। इट मींस कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन गाइडलाइंस ऑफ आईसीआई, वो वाली क्लोज के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। सर मेंटेन करना पड़ेगा आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो भी आपको प्रॉपर तरीके से मेंटेन होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैंने पार्ट टाइम मेंटेन करा है तो चल जाएगा, नहीं चल सकता, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पे आप प्रॉपर तरीके से कैश बुक, लेजर बुक और सारी जो भी मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है, आपको सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। फिर यहां पे ना ये लाइन कट जाएगी, यहां पे मैं चेंज कर दूंगा इसको, इसमें आएगा आपका एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में। सर एक बात बताओ, आपने क्लोज 7 के अंदर बोला डज नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस और ग्रोसली नेग्लिजेंट इन प्रोफेशनल ड्यूटीज, वो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस के बारे में था। अगर मैं एज ए एम्प्लॉय ऐसा काम करता हूं जहां पे मैंने सही से अपनी ड्यूटीज को कैरी आउट नहीं किया, तो कहां पे गिल्टी होगा, तो वो आपके चैप्टर 2 ने बोला कहां पे, क्लोज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। फिर आता है आपका चैप्टर 6, जो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी May 25 के अंदर आ चुका है, इसके बारे में मैं जस्ट आप एक बार रीड कर लेना सेल्फ। फिर आता है चैप्टर 7, जिसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी अगर पेंडिंग है तो कहां पे गिल्टी होंगे सर, क्लोज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर गिल्टी हो जाएंगे। बट आपको सिक यूनिट भी देखना पड़ेगा, अगर सिक यूनिट है तो आप एक्सेप्ट कर लो, कोई भी गिल्टी नहीं होंगे। फिर आता है आपका चैप्टर 8। चैप्टर 8 आपका ऑडिट असाइनमेंट की रिगार्डिंग बात करता है। सेक्शन 141 आपको कितना असाइनमेंट की रिगार्डिंग बोलता है, सर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ असाइनमेंट आप एक्सेप्ट कर सकते हो, जो कि 30 है, बट एज पर कंपनीज एक्ट आप 20 ही एक्सेप्ट कर सकते हो, तो आपको वो भी कंसीडर करना पड़ेगा। जब आते हैं हम चैप्टर 9 अपॉइंटमेंट एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको अच्छे से ध्यान रख के जाना। सर मैं एज ए स्टैट ऑडिटर अपॉइंट कर रहा हूं किसी कंपनी के अंदर। कंपनी ध्यान से सुनो कौन कौन सी हो सकती है, या तो पीएसयू, गवर्नमेंट कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज, या अदर पब्लिक कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज की तो बात ही नहीं हो रही, पब्लिक कंपनीज जिसका टर्नओवर 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा है। उस केस के अंदर आपसे बोला गया, अगर आप इन कंपनीज का स्टैट ऑडिटर एक्सेप्ट कर रहे हो और आप ऑलरेडी इनको अदर सर्विसेज प्रोवाइड करते थे अदर देन ऑडिटिंग की सर्विसेज, और अदर देन ऑडिटिंग की सर्विसेज आपकी स्टैट ऑडिट की सर्विसेज से ज्यादा है फी, तो उस केस के अंदर आप कभी भी एक्सेप्ट करके नहीं चलोगे इन कंपनीज का। ध्यान से सुनो, आ CAIP शैल नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज ए स्टैट ऑडिटर ऑफ PSU, लिस्टेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है इन अ ईयर, if he accept any other assignment in this regard of same company on which
टोटल रेम्युनरेशन एक्सीड फी पेबल, जो आपने स्टैट ऑडिटर को फी पे करी है उससे रेम्युनरेशन से आपकी एक्सीड हो रही है अदर सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, तो आप गिल्टी मान लिए जाओगे। आपको ऐसी चीजें एक्सेप्ट करके नहीं चलनी, ठीक है सर। इसी के रिगार्डिंग सर एक बात बताओ, आप बोल रहे हो बार बार अदर असाइनमेंट की फी, अदर असाइनमेंट की फी, तो अदर असाइनमेंट की फी के अंदर क्या क्या आएगा? अदर असाइनमेंट की फी इट मींस जो आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हो उसी कंपनी को आप दे रहे हो या फिर आपकी कंसर्न फर्म दे रही है, एसोसिएट फर्म जिसको हम बोलते हैं, जैसे आप दो फर्म के अंदर हो तो दोनों फर्म के मिला के देखी जाएगी, या आपका पार्टनर किसी और फर्म के अंदर है तो उन सबको मिला के देखी जाएगी कि आप कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, अदर सर्विसेज, वो सब चीज हम देखेंगे। आपकी अदर सर्विसेज स्टैट ऑडिट की सर्विसेज की फीस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इक्वल टू भी होगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर 10 बोलते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन विच ही इज इंडेप्टेड टू कंसर्न। यहां पे अगर इंडेप्टेड हो या फिर आपने कोई गारंटी दी है किसी थर्ड पर्सन के बिहाफ पे, तो उस केस के अंदर आप ऑडिटर नहीं बन सकते, ये आपको ध्यान रखना है। 1 लाख या 1 लाख से एक्सीड करता है, सॉरी 1 लाख भी नहीं आएगा, 1 लाख से एक्सीड करता है अमाउंट, उससे ज्यादा इंडेप्टेड हो तो उस केस के अंदर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बट स्टैट ऑडिट के केस के अंदर आपसे अलग से बोला गया था टू द कंसर्न कितना है सर, 5 लाख रुपीस। स्टैट ऑडिट के केस में आपको इंडेप्टेड देखोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख होगा। बाकी सारे केसेस के अंदर जो आप गारंटी दे रहे हो उन सब केसेस के अंदर आपको 1 लाख ही देखना पड़ेगा, 1 लाख से एक्सीड वाला देखना पड़ेगा। अगर किसी ऑडिटर का अनजस्टिफाइड रिमूवल हुआ है किसी कंपनी के अंदर, उस कंपनी का ऑडिटरशिप आप कभी भी एक्सेप्ट करके नहीं चलोगे, चैप्टर 11 ऐसा बोलता है, ये आप लिख लेना, शायद आपकी बुक में ये नहीं मिलेगा, ठीक है सर। फिर आता है चैप्टर 15 नेटवर्किंग गाइडलाइन, जिसको आप अच्छे से रीड करके चलना। इसके रिगार्डिंग मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं सर। अगर मैं मटेरियल कॉस्ट और कॉस्ट लिमिटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मैनुअल और ट्रेनिंग के रिगार्डिंग शेयर करता हूं तो वहां पे कोई भी आपका नेटवर्क नहीं माना जाएगा। इसके अलावा सर मैं लिमिटेड रिसोर्सेज को शेयर करता हूं, कॉमन मेथोडोलॉजी को शेयर करता हूं, मैनुअल को विद नो एक्सचेंज ऑफ पर्सनल और क्लाइंट, तो उस केस के अंदर भी हम नेटवर्क मान के नहीं चलेंगे। फॉर्म ऑफ नेटवर्क कैसे हो सकता है सर, पार्टनरशिप फर्म में तो उस केस के अंदर मैक्सिमम 20 पार्टनर से ज्यादा नहीं हो सकता इस केस के अंदर, और एलएलपी है तो उस केस के अंदर आपको देखना पड़ेगा वही सारे एलएलपी के रेगुलेशंस लग जाएंगे। एक फर्म एक ही नेटवर्क को ज्वाइन कर सकती है, चाहे वो इन इंडिया हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो, एक ही नेटवर्क आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अप्रूवल ऑफ नेटवर्क, आप अप्रूवल लेना पड़ेगा इंस्टीट्यूट से 30 डेज के अंदर। आपको एंड एफिलिएट वर्ड यूज करना पड़ेगा, एंड कंपनी और एंड एसोसिएट वर्ड कभी भी यूज नहीं कर सकते। और आपको विड्रॉ, इंस्टीट्यूट कभी भी विड्रॉ कर सकता है आपका नेम, चाहे वो उसने पहले अप्रूव किया हो, इंस्टीट्यूट के पास पावर है, वो कभी भी आपका नेम विड्रॉ कर सकता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा नेटवर्क का, आप डायरेक्ट आप नेटवर्क नहीं बना सकते, आपको इंस्टीट्यूट से रजिस्टर कराना पड़ेगा, उससे नेम अप्रूव कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी आपके लिए। लिस्टिंग आपके आउटसाइड इंडिया में कोई नेटवर्क में भी आप लिस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके रिस्पेक्ट में भी सेम टू सेम आपको 30 डेज के अंदर आईसीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप एक बार जस्ट रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट तो है एथिकल रिक्वायरमेंट, अगर नेटवर्क से क्वेश्चन आता है इसको आप अच्छे से रीड करके जाना, क्योंकि इसको अगर मैं टेक्निकली समझाने लगा तो काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है सर। फिर चैप्टर 16 आता है हमारा लोगो गाइडलाइंस। लोगो गाइडलाइंस क्या बोलता है सर, आपको लोगो दिया हुआ है, ये वाला लोगो अच्छे से देख लो, सीए है, ट्राई कलर टिक मार्क है, इसके अलावा इंडिया भी लिखा हुआ है, बैकग्राउंड आपका व्हाइट है, ये सारी चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर आप कोई भी अल्टरेशन नहीं कर सकते, ना ही कलर चेंज कर सकते, ना ही टिल्ट कर सकते, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अब जो चैप्टर 17 की मैं आपसे बात कर रहा था ना, जहां पे आप WTD MD बन सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, जनरल परमिशन के अंदर अलाउड है, उसी के रिगार्डिंग बात की गई। कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिसेस, ये आपका एक्सेप्शन है क्लोज 11 के अंदर। क्या बोला गया यहाँ पे, आप होल्ड कर सकते हो MD WTD मैनेजर वाली पोजीशन, कोई भी दिक्कत नहीं, जनरल परमिशन के अंदर अलाउ की गई है। एक्सक्लूसिवली ध्यान रखना, वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, तो ही आप उसके मैनेजिंग डायरेक्टर WTD मैनेजर बन सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सर अब क्या मैं रिटेन कर सकता हूं फुल टाइम COP, यहां आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी होल्ड कर सकते हो, अटेस्ट कर सकते हो, फंक्शन ट्रेन कर सकते हो, आर्टिकल, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एथिकल रिक्वायरमेंट को जस्ट आप एक बार रीड कर लेना। फिर रिकमेंडेड सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स, जो कि काफी इजी है, इसको जस्ट एक बार आप रीड कर लेना। रिकमेंड किए गए हैं यहाँ पे, आप अगर इनका कंप्लायंस भी नहीं करोगे तो भी आप गिल्टी नहीं होंगे। फिर आता है रीसेंट डिसीजन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड्स। यहाँ पे मैंने दोनों को अलग अलग करा हुआ है, कुछ चीजें अलाउ की गई, कुछ चीजें आपको डिसअलाउ की गई, तो दोनों मैंने आपको अलग अलग करके बताया गया। देखो IFSC सिटी के अंदर आप सेटअप कर सकते हो प्रैक्टिस, यस सर मैं कर सकता हूं। IFSC सिटी के मैं बाहर रहता हूं, बट IFSC सिटी के अंदर जो भी कंपनीज है उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूं, यस सर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एज ए कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर बन सकते हो, प्रोफेशनल डायरेक्टर बन सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप परचेज कर सकते हो शेयर ऑफ द कंपनी, जहां पे आप इंटरनल ऑडिटर, वो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन कंपनी भी बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इक्विटी रिसर्च एडवाइजर का भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ध्यान रखना, रिटेल रिपोर्ट आप पब्लिश मत करना,
रिटेल रिपोर्ट आप पब्लिश मत करके चलना। इसके अलावा आप मीडिएटर बन सकते हो, सेटलर बन सकते हो, आप अपीयर हो सकते हो, टैक्स रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी दिक्कत नहीं है। अपने एम्प्लॉयर के बिहाफ पे, आप सर्विस में आप जॉब कर रहे हो, अपने एम्प्लॉयर के बिहाफ पे टैक्स रिप्रेजेंटेटिव अपीयर हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या मैं अपनी कलीग के बिहाफ पे हो सकता हूं क्या? नहीं, आप ऑन बिहाफ ऑफ अदर एम्प्लॉयज ऑफ एम्प्लॉयर, इट मींस अपने कलीग के बिहाफ पे कभी भी टैक्स रिप्रेजेंटेटिव अपीयर नहीं हो सकते, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर। इसके अलावा आप परफॉर्मेंस ऑडिट के कर सकते हो कि यस सर मैं परफॉर्मेंस ऑडिट कर सकता हूं। स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट का कोई दिक्कत नहीं है। मिस्ट्री ऑडिट आप एक्सेप्ट कर सकते हो। आप और डायरेक्टर अपनी पोर्टल ऑफ द कंपनीज पे मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपके जो प्रोफेशनल अटेनमेंट्स है वो सारी चीज आप मेंशन करके नहीं चलोगे, ना ही आपका फर्म का नेम आना चाहिए। इसके अलावा सर मैं परसेंटेज बेसिस पे चार्ज कर सकता हूं अपनी फी, यस आप कर सकते हो। किस केस के अंदर? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग जो उनको ग्रांट मिलती है उसके रिगार्डिंग आप एक सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट के रिस्पेक्ट में, वहां पे आप परसेंटेज बेसिस पे चार्ज करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं इंटरनल ऑडिटर एक्ट कर सकता हूं किसी कंपनी का और ऑडिटर ऑफ एम्प्लॉयज पीएफ फंड कर सकता हूं, यस आपको अलाउ किया गया। इंटरनल ऑडिटर ऑफ कंपनी, स्टेट ऑडिटर ऑफ एम्प्लॉयज पीएफ फंड का आपको अलाउ किया गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब कुछ चीजें आपको डिसअलाउ की गई। देखो ट्रेडमार्क और पेटेंट अटॉर्नी आप कभी भी नहीं बन सकते। हाँ उसके रिगार्डिंग आप एडवाइस कर सकते हो, ज्ञान देना आपको अलाउ किया गया है। ठीक है सर। इसके अलावा आप BRSR रिपोर्ट को भी प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप स्टैट ऑडिटर हो तो BRSR रिपोर्ट आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। हाँ आप एक काम कर सकते हो, एडवाइजरी सर्विसेज दे सकते हो और आप एश्योरेंस प्रोवाइडर बन सकते हो BRSR कोर के रिस्पेक्ट में, बट आप खुद वो रिपोर्ट प्रिपेयर करके नहीं चलोगे। सर क्या मैं विजन और मिशन अपने लेटर हेड पे डाल सकता हूं? कभी भी नहीं डाल सकते। हाँ अपनी फर्म की प्रोफाइल पे डाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप ROC फॉर्म साइन नहीं कर सकते क्योंकि आप अगर डायरेक्टर हो, डायरेक्टर सिंप्लिसिटर हो, तो आप ROC फॉर्म साइन नहीं कर सकते। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, CAIP इज नॉट परमिटेड टू ऑडिट बैंक। आप उस बैंक का ऑडिट नहीं कर सकते जहां पे आपने लोन लिया हुआ है अगेंस्ट FD के अगेंस्ट में आपने लोन लिया हुआ है, तो भी आप उस बैंक का ऑडिट कभी भी नहीं कर सकते। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखना। इसके अलावा स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज नॉट परमिटेड टू एंगेज इन असाइनमेंट ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट। ये तो हमको पता है सर, कंपाइलेशन एंगेजमेंट एक टाइप से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो और फिर उसी का स्टैट ऑडिटर बन जाओ, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसके अलावा आप कभी भी क्लाइंट के रिकॉर्ड के ऊपर एक्सरसाइज नहीं कर सकते अपनी लीन, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सर अपने विजिटिंग कार्ड पे आप परमिट नहीं हो अपने विजन मिशन डालना है, वो सारी चीजें ठीक है। कस्टम ब्रोकर लाइसेंस भी आप होल्ड नहीं कर सकते, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप इंटरनल ऑडिटर ऑफ PF ट्रस्ट और गवर्नमेंट कंपनी के स्टैट ऑडिटर एक साथ कभी भी नहीं बन सकते, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा आप ASM के असाइनमेंट को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते जहां पे आप स्टैट ऑडिटर, वो भी आपको ध्यान रखना है। और इंटरनल ऑडिटर प्रोक्योरमेंट ऑफिसर भी आप साइमल्टेनियसली नहीं बन सकते। इंटरनल ऑडिटर नोट टू अंडरटेक टैक्स ऑडिट, ये हम ऑलरेडी क्लॉज 4 के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे आपके क्या थे सर? रीसेंट डिसीजन थे एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के। अब यहां पे डायरेक्टर की डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की बात करते हैं। देखो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आप गिल्टी होगी, सेकंड शेड्यूल के अंदर गिल्टी हो सकते हो। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आप गिल्टी मिले तो आपको रिप्रीमेंट कर सकते हैं, आपका नेम 3 मंथ के लिए रिमूव कर सकते हैं, मैक्सिमम फाइन 1 लाख तक का जाता है। बट अगर आप सेकंड शेड्यूल के अंदर गिल्टी होते तो रेप्रीमेंट के साथ साथ परमानेंटली आपका नेम रिमूव कर सकते हैं, मैक्सिमम आपके ऊपर फाइन 5 लाख का लग सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको और आगे जाना है, लड़ना है उस मैटर को, तो आप एपिलेट अथॉरिटीज के अंदर जा सकते हो विद इन 90 डेज के अंदर। ये पूरा आपका प्रोफेशनल एथिक्स था, पूरा हमने कंप्लीट कर लिया 1 hour 28 मिनट्स के अंदर, अराउंड आपका 1 hour 30 मिनट्स के अंदर। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा बट हमने काफी डिटेल में अच्छे से डिस्कसन किया है। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, सो थैंक यू गाइस।